बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स लेना एक शॉर्टकट है। स्टेरॉइड्स तो उल्टा लंबा काम है। पेप्टाइड्स वो क्या होता पेप्टाइड सेफ है, उसके लिए आपको रिकवरी करने की भी जरूरत नहीं है। है? मेडिसिन जिसे बोला जाता है क्लेन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते एक्चुअली लोग इसको फैट लॉस के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये फैट लॉस के लिए नहीं होता। हैं? बॉडी बिल्डर्स में एक कॉमन सी प्रॉब्लम वो है गाइनो, उसके बारे में क्या कहना है? अगर तो ग्रेड 3 गाइनो तक पहुंच गया है तो फिर सर्जरी ही इसका ऑप्शन। सेक्सुअल लाइफ पे क्या इफेक्ट्स होते हैं? तो एनाबॉलिक चल रहे हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट है। अब हम एक्सेसिव डोज ले रहे हैं तो फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां हम आज लेके आए हैं अपने माइक पे एक ऐसे माइंड को जो बेसिकली एक एनाबॉलिक एजुकेटर और एक प्रेप कोच हैं। आइए मिलते हैं वरुण धीर जी से और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, एनाबॉलिक है क्या? सिंपल लैंग्वेज। सर, लेमन लैंग्वेज में एनाबॉलिक एक सिंथेटिक हार्मोन है जो कि लैब में बनाया जाता है। एनाबॉलिक स्टीरॉयड है क्या या नहीं? नहीं, एनाबॉलिक का पूरा मतलब होता है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। सही मायने में इसको AAS बोलते हैं, AAS। इसके अंदर एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक जो दो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी रेशियो के अकॉर्डिंगली कोई भी बनता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम कोई भी एनाबॉलिक्स ले लें, टेस्टोस्टेरोन ले लें, तो उसके अंदर एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक दोनों प्रॉपर्टीज है। जिसके अंदर एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी वो ज्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड होगा, जिसके अंदर एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी वो ज्यादा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होगा। राइट। तो बेसिकली ये काम क्या करते हैं? सर, अगर एग्जांपल से बात करें तो कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है वो बॉडी के अंदर जाके अपने एंड्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक दोनों प्रॉपर्टीज हैं। हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। जब स्टेरॉइड बॉडी के अंदर एंटर करता है, मैं इंजेक्टेबल की बात कर रहा हूँ, ओरल की नहीं, मतलब टैबलेट्स की नहीं। राइट। जब वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जाके एनाबॉलिक स्टेरॉइड हमारा एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। उसके बाद उसका प्रोसेस शुरू होता है। ये नहीं है कि अगर हमारे पास 9 या 10 टाइप्स के स्टेरॉइड्स हैं अलग अलग नेम्स पे, तो उनके एंड्रोजन रिसेप्टर्स अलग अलग होंगे, वो सेम होते हैं। वो एक ही तरह के एंड्रोजन रिसेप्टर्स है, बॉडी के अंदर जाके स्टेरॉइड उस पे बाइंड करेगा और फिर वो अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसके अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फैट ब्रेक डाउन होता है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं। सो अगर सर ये स्टीरॉइड्स है तो ऐसा नहीं लगता कि दुनिया इंक्लूडिंग मी ऐसा सोचते कि इसे नहीं यूज करना चाहिए? उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, बात सही है कि लोग सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप सब ऑलरेडी कर रहे हो। वो कैसे? वो ऐसे जैसे हम फूड की बात करते हैं, अब चाहे अब वेज हो नॉन वेज हो। एग्जाम्पल, हम नॉन वेज में चिकन की बात करते हैं। एक एक्चुअल चिकन अगर कोई ग्रेज करवा रहा है, आप जिन्होंने घर में रखे हुए हैं उनसे पूछो कितना टाइम लेता है एक चिकन बड़ा होने में। राइट। राइट। और जब हम नॉर्मल चिकन लेने जाते हैं 2-3 डेज के अंदर वो ऑलरेडी बिग हो जाते हैं। उसका रीजन क्या? ग्रो कर जाता है, क्योंकि दे आर गिविंग देम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। वो उसमें होते हैं, कोई डायरेक्टली ले रहा है, कोई इनडायरेक्टली ले रहा है। अब हम सब्जियों की बात कर ले तो बोलते हैं कीटनाशक डल रहा है, ये डल रहा है, वो डल रहा है। दीज ऑल आर रिलेटेड टू देम। एंड जो ये चीजें हैं ये ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इनडायरेक्ट कंजम्पशन इज ऑलवेज हार्मफुल। जैसे हम पैसिव स्मोकर्स की बात कर देते हैं, सिगरेट्स की। राइट। जो पी रहा है उसको तो दिक्कत कम है, जो बेचारा पास बैठा है उसको ज्यादा है, उसको ज्यादा है ये प्रॉब्लम। तो बेसिकली अगर हम स्टीरॉइड्स का, अगर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एनाबॉलिक के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेरॉइड, तो ये किन लोगों के लिए? सर, प्रोफेशनली स्पीकिंग, दोज हु हैव गोल्स, जिसने बॉडी बिल्डिंग में या किसी भी गेम में जाना है, क्योंकि एक्चुअल स्टेरॉइड्स जो टर्म है ना, उसका पूरा मतलब है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाले। वो किसी भी आप मैटर में देख सकते हो, चाहे गेम है, चाहे सेक्सुअल लाइफ है, किसी का कोई काम है वो नहीं हो पा रहा है, या किसी के पास कोई ऐसा पैटर्न है कि वो उसे फॉलो करना चाहता है लेकिन नहीं कर रहा है, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है वो स्टेरॉइड्स ही करते हैं। परफॉर्मेंस को एनहांस करने वाली किसी चीज को भी हम PEDs के अंदर लेते हैं, पीईडीज यानी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। लेकिन लोगों ने इस टर्म को बॉडी बिल्डिंग के साथ ज्यादा जोड़ दिया है, क्योंकि विजिबिलिटी ज्यादा है। बॉडी बिल्डर है, स्टेज पे दिख रहा है, ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेरॉइड्स। बाकी गेम में स्टेरॉइड्स के बारे में बात नहीं की जाती। Right. चाहे अब आप देखो, 2 एजेंसीज होती हैं, वाडा और नाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज। अब जब कोई ऐसा शो होता है, या बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो कवर नहीं करते इसको, ठीक है, लेकिन कोई पावर लिफ्टिंग का शो है, कोई गेम है, बैडमिंटन है या कुछ है, उसके अंदर आपने सुना होगा कि डोपिंग के अंदर एथलीट आ गया, हाँ जी। वो स्टेरॉइड ही यूज हुआ है। जो पकड़ा गया, वो बोलते हैं ना हमारे पंजाबी में, जेड़ा फड़या गया वो चोर है। हाँ, हाँ। वो सेम सीन है। ऑल आर यूजिंग इट, बट द फैक्ट इज कि जो पकड़ा जाएगा उसी के ऊपर एक्शन होगा। राइट। कॉमन एनाबॉलिक कंपाउंडिंग एक वर्ड यूज किया जाता है, वो सर, क्या है? कॉमन एनाबॉलिक कंपाउंडिंग नहीं यूज किया जाता है। एक्चुअल में होता है कि लोगों को पता ही वो 2-3 एनाबॉलिक्स हैं। एग्जांपल के तौर पे हम फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं, वहां पे 2 एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बहुत इजीली मिलते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है आपका डेकाटोराबोन। ओके। और अगर वेटरनरी स्टोर पे चल जाए, जहाँ पे वेटरनरी ड्रग्स मिलते हैं, तो वहां पे बोल्डिनॉन मिल जाता है। ये लोगों को कम पता है, ओके। क्योंकि जितने भी आप ये बोल रहे हो ना, सिर्फ एक टेस्टा और डेका को छोड़ के जितने भी ड्रग्स हैं ये सारे वेटरनरी ड्रग्स हैं, ये एनिमल्स में यूज होते हैं। जैसे बोल्डिनॉन घोड़ों के लगता है, कुत्तों के लगता है, स्टेनाजोलोल भी कुत्तों के लगता है जब उनकी आईज वीक हो जाती हैं, तो उनको दिया जाता है। तो
कहीं ना कहीं ये सारे वेटरनरी ड्रग है, ये मिलते हैं मार्केट में, अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपके सोर्सेज होने चाहिए। बोल्डिनॉन की 20 ml की वाइल आती है, लेकिन लोगों को जो कॉमन कंपाउंड्स पता है वो डेकाडेस्ट टाइप पता है, तो वो उन्हीं पे बात करते हैं। लेकिन टोटल आई थिंक 9 to 10 कंपाउंड है, जिनमें से कुछ तो लोगों ने सुने भी नहीं है। प्राइमाबोलोन हो गया, ये नहीं कि सबने नहीं सुने, काफी लोगों ने नहीं सुने, जो छोटे शहरों को बिलोंग करते हैं, उनमें कुछ चीज बताते नहीं है, और या फिर कह लो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। टेस्टोस्टेरोन बहुत इजीली आपको मेडिकल स्टोर से अवेलेबल है, कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ओके। अगर आप दो तरह की चीज आती है, जेनरिक और एथिकल। जेनरिक में लोगों को 40-50 रुपए में मिल जाता है 1 ml। एथिकल में एक दो ब्रांड्स हैं, वो आपको कोई 390-400 की रेंज में मिल जाता है 1 ml। ओके, बाकी डोजेज पे डिपेंड करता है। तो ये काम कैसे करते थे? सर सेम वही है, जैसे बॉडी के अंदर जाके सभी स्टेरॉइड्स ने एक ही जैसा काम करना है। सबसे पहली बात, ठीक जो है। पहला काम उसका है वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। दूसरा काम उसका है उसने मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ानी है। आपने देखा होगा कोई नॉर्मल जिम गोअर है, उसका मसल उतनी जल्दी नहीं बनता, लेकिन दूसरा पर्सन है जो एनाबॉलिक्स ले रहा है वो जल्दी बनता है। रीजन क्या है? एक फैट लॉस में हेल्प करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि पर्टिकुलर स्टेरॉइड्स हैं वो गेन करेंगे और कुछ पर्टिकुलर स्टेरॉइड्स हैं वो लीन करेंगे। ऐसा नहीं होता। सभी स्टेरॉइड्स की प्रॉपर्टी है फैट लॉस की, ठीक है, आपकी डाइट पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, काम करने का वे ये है कि वो बॉडी के अंदर जाके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। Okay. जब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आप ज्यादा खाओगे, वो आपको सिंपल लैंग्वेज में वो लगना शुरू हो जाता है। तो सर इसको यूज करने का पर्पस क्या है? सर गोल स्पेसिफिक है। अगर किसी का गोल, जैसे अगर हम बात करें बीइंग अ प्रेप कोच, हम सिर्फ उन्हीं को ये चीजें कहते हैं करने के लिए जिनका कोई गोल है। बॉडी बिल्डिंग है, कोई गेम है, पावर लिफ्टिंग है, ठीक है, कोई भी तरह की गेम है, कबड्डी है, प्रो कबड्डी के मेरे पास प्लेयर्स हैं, ठीक है, या बॉडी बिल्डिंग के हैं, या कोई हमारे पास अप्रोच करता है कि उसका कोई गोल नहीं है, वो टीनेजर है, तो हम उसे डायरेक्टली मना कर देते हैं, दिस इज नॉट फॉर यू। अगर गोल नहीं है तो मत करो। तो सर आप बार बार बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करते हो, बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स लेना जरूरी है या ये एक शॉर्टकट? अगर कॉम्पिटिशन शॉर्टकट नहीं है, स्टेरॉइड्स तो उल्टा लंबा काम है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये लोगों को लगता है कि हमने इंजेक्शन ले लिए या सामने वाला बंदा इंजेक्शन ले रहा है तो वो शॉर्टकट हो गया, वो बहुत लंबा है। उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपके पास आज कोई नया लड़का जिम में आ रहा है और वो आके बोलता है, जैसे मेरा जिम है, कि मुझे एनाबॉलिक्स करना है, तो मेरा रहेगा भाई कितनी देर हुई तेरे को, लाइक मेरे को 1 महीना 2 महीना, तो जरूरत ही नहीं है। सर 2-2 साल तक तो लोगों को ये नहीं समझ आता कि वर्कआउट करना कैसे। एनाबॉलिक्स का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग है, स्टेज खेलनी है, तो आप बिना स्टेरॉइड्स के नहीं खेल सकते। कोई कुछ भी बोल दे। मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आईसीएन में जाके आईसीएन एक नेचुरल शो है जो बॉडी बिल्डिंग का है। ओके। अब उन शोज के अंदर बोला जाता है कि नेचुरल एथलीट्स आते हैं, लेकिन अगर आप उन एथलीट्स को देखो, ठीक है, तो पता लग जाता है दे आर नॉट नेचुरल। एंड व्हेन दे कम्पीट, जब स्टेज पे आओगे, एक 50 किलो या 60 किलो का लड़का है जो नेचुरल है, उसने बेचारे ने 10 साल लगाए होंगे वहां पर कम्पीट करने के लिए, एब्स निकालने हैं, रिप्ड होना है। दूसरा बंदा 2 साल के अंदर वहां पे पहुंच सकता है। बहुत ईजी है, शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये है कि उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए वो चीजें यूज कर रहा है। ओके। ये चक्कर है। तो सर नॉर्मली जब जो हमने सुना है स्टेरॉइड्स के बारे में, वो तो सर मेडिसिन आती हैं, गोलियां खाते हैं। आप जो बात कर रहे हो उसमें 90 जो मैक्सिमम बात है वो इंजेक्टेबल्स की बात कर रहे हो। सर दोनों इनमें चीजें आती क्या हैं। डिफरेंस है? दोनों चीजें आती हैं। इसमें डिफरेंस है सेफ्टी का। अब यहाँ पे लोग इसको मिसकंसेप्शन में भी ले जाते हैं कि हम ओरल्स, मतलब टैबलेट्स को ओरल्स बोला जाता है कि हम ओरल्स कर रहे हैं तो हम ज्यादा सेफ हैं, लेकिन वो ज्यादा नुकसान में ओरल्स में है। ओरल्स एक्चुअली 17 अल्फा एल्काइलेटेड होते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हम टैबलेट को लेते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होके जानी होती है। राइट। कोई भी टैबलेट इतनी ज्यादा सक्षम नहीं होती कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वैसे ही निकल जाएगी, तो उसको बनाया जाता है। जब साइंटिस्ट उस टैबलेट को बनाते हैं, चाहे वो कोई भी टैबलेट है, पैरासीटामोल है, उसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सर्वाइव करते हैं। सारी नहीं, लेकिन जो इस हिसाब से बनाई जाती हैं, तो वो लिवर पे स्ट्रेस देती हैं ज्यादा। जितने भी आपके स्टेरॉइड्स हैं, चाहे कोई डानाबॉल है, एनाबॉल है, एनाड्रोलिक है, एनाड्रोल है, सुपरड्रोल है, हेलोटेस्टिन है, तो ये इतने ज्यादा स्ट्रेस देते हैं लिवर पे कि अगर लॉन्ग रन के लिए चलाया जाए तो लिवर सिरोसिस, जो कि लास्ट स्टेज ऑफ लिवर होती है, वहां तक भी बंदा पहुंच सकता है। लेकिन इसको यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों को कंजप्शन ईजी है, घर में रखनी ईजी है, कुछ इसको भी ईजी लगता है कि हाँ भाई मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो मतलब क्लाइंट को दे रहा हूँ, ज्यादातर लेवल उतार के दी जाती हैं चीजें। जहां पे इंजेक्टेबल्स है, दे डायरेक्टली एंटर इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर डायरेक्ट चला गया, उसने लिवर को बाईपास कर दिया। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, जिसे करें हम ऑरल कर रहे हैं अगर मेडिसिन ड्रॉप में, तो वो ज्यादा डेंजरस है देन इंजेक्टेबल्स? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि लिवर पे स्ट्रेस आएगा ही आएगा। अगर 17 अल्फा एल्काइलेटेड है, कोई स्टीरॉइड है और वो ओरल है, 110% लिवर पे स्ट्रेस आएगा। सर एक एग्जांपल दियो कि ऑरल जेडी है कि ਉਹਦੇ नुकसान हो सकते हैं। सर ओरल के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो मैंने लिवर का बताया आपको, ठीक है। ओरल के जो साइड इफेक्ट्स है ना, उसके अंदर एक्ने सबसे पहले है, पिंपल्स होते हैं।
और कई लोगों को पिंपल्स जो है वो विजिबल होते हैं, विजिबल इन द सेंस फेस पे हो जाते हैं। ओके जैसे अगर फीमेल्स की बात कर लो तो उनको फेस पे भी पिंपल्स होंगे सबसे पहले। ओके और एक होती है पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, हाँ वो जब कोई फीमेल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेता है, चाहे वो इंजेक्टेबल्स है, तो बहुत सारी फीमेल्स इंजेक्टेबल्स भी ले रही हैं और ओरल्स हैं, जो मर्जी है दोनों में से, उनको सबसे पहले पीसीओएस की प्रॉब्लम की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले पीरियड्स ही बंद होते हैं। ओके पीरियड्स बंद होंगे, फेशियल हेयर आएंगे, देन इवन की समटाइम्स किसी की मैरिज अभी हुई होती है एंड दे वांट टू कंसीव अ बेबी, वो नहीं हो सकता। ओके मतलब एक ऑरल मेडिसिन लेने के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? सर बहुत कुछ है। देखो जिसके पीरियड, अब प्रेगनेंसी का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि पीरियड्स तो आने चाहिए ना। जब किसी लड़की के पीरियड्स ही बंद हो गए, देन हाउ विल शी कंसीव? दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और कोचेस जो तो अच्छे अच्छे लेवल पे कोचेस हैं, दे डू आस्क कि आपकी क्या मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कब मैरिज करा रहे हो, बच्चे हैं नहीं है। और जो नहीं है वो डायरेक्टली उनको जब ओरल्स पे डालते हैं या इंजेक्टेबल्स पे भी डाल देते हैं। सबसे पहली बात है, फीमेल के हार्मोन्स को समझना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली उनको टेस्टा दे रहे हो या डायरेक्टली उनको आप कोई भी ओरल दे रहे हो, कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दे रहे हो, उनको साइड इफेक्ट्स बॉयज से ज्यादा आगा। हम्म तो जो प्रेगनेंसी है वो तो पहले जाएगी। आप मेल और फीमेल के हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हो, क्या दोनों में जो भी एनाबॉलिक यूज होते हैं वो डिफरेंट है? सर दोनों में हार्मोन सेम ही है। मेल्स में भी एस्ट्रोजन होता है, एक्चुअल सिंपल लैंग्वेज में बोले, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो है वो डोमिनेंट है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन डोमिनेंट है। लेकिन दोनों होते हैं, T:A रेशियो दोनों में होती है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की रेशियो ज्यादा होती है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन की ज्यादा होती है। यहाँ पे गलती कोचेस क्या करते हैं ज्यादातर, वो मेल्स की डोजेज फीमेल्स को दे देते हैं, मेल्स वाले हार्मोन्स फीमेल्स को दे देते हैं। हार्मोन्स में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो हम नहीं फीमेल्स को दे सकते। इवन की एक्सरसाइज भी अलग होती है। मैंने बहुत सारे कोचेस को देखा है, जिम के अंदर लड़कियां आती हैं, उनको ट्रेनिंग के टाइम पे वो चेस्ट लगवा रहे हैं। चेस्ट मसल आप उनका एक्टिवेट ही नहीं कर सकते। ब्रेस्ट है, नीचे मेमोरी ग्लैंड्स है, पेक्स तक तो जोर ही नहीं जाता। अगर आप किसी एक्चुअल फीमेल से बात करो जो एक प्रोफेशनल एथलीट है, वो आपको बताएगी कि कितना रेयर वो चेस्ट को ट्रेन करते हैं या आर्म्स को ट्रेन करते हैं। लड़कियों को मैं देखता हूँ बाइसेप लगा रही है, मतलब ही नहीं है। अगर आपने बिकनी बॉडी वहां पे दिखानी है स्टेज पे, यू डोंट नीड ऑल दोस बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एक्सरसाइजेस। आपका मेन बैक है, क्योंकि जो पोज है वो बैक का पोज होता है। बैक्स है, हैमस्ट्रिंग है, देन योर ग्लूट्स है, उन पे आप वर्किंग ही नहीं करवा रहे हो। लड़कियों को आप शोल्डर ओवरहेड प्रेस लगवा रहे हो। वो जब उनकी एक्सरसाइज डिफरेंट है, उनके बैठने का तरीका डिफरेंट है, उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एनाबॉलिक्स की डोजेज भी डिफरेंट है। बिल्कुल राइट। तो सर एक और बहुत ही कॉमन सी क्वेश्चन होता है कि क्या किसी साइकिल के बिना कोई डाइट का हमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है? साइकिल के बिना नहीं, देखो डाइट, एक्चुअल में डाइट ही सब कुछ है। अगर लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि 70% इज योर स्टेरॉइड्स, 30% इज योर डाइट। गलत। डाइट 95% इज योर डाइट, 5% इज योर स्टेरॉइड्स। आपकी रिकवरी को एनहांस करते हैं। अगर कोई इंसान डाइट नहीं ले रहा, फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड खा रहा है, ठीक है, उसकी कोई डाइट नहीं है, वो एनाबॉलिक्स लगा रहा है, उसको रिजल्ट नहीं आने वाले। अगर वो आएंगे भी, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो एक बार अपने टेस्ट करवा लेगा कि सारे, वो उसके ऑर्गन्स फक्ड अप हो जाएंगे, वो मतलब उस लेवल तक जाएगा। और वही ऐसे ही लोग होते हैं जो बाद में बोलते हैं कि स्टेरॉइड्स लेने नहीं चाहिए। तो सर अभी आपने बातों बातों में एक बात वर्ड यूज करा, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स, सिंपल वर्ड्स में वो क्या होता है? सर पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स होते हैं। देखो बॉडी बिल्डिंग जो तो लिमिटेड कर रखी लोगों ने, उन्होंने कर रखी है सिर्फ स्टेरॉइड्स तक। बहुत साल पहले बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स को क्रॉस करके पेप्टाइड्स में जा चुकी है। लेकिन लोकल लेवल पे इंडिया में बहुत लोग स्टेरॉइड्स पेप्टाइड्स यूज कर रहे हैं जिन्हें नॉलेज है। अब जिस कोच ने कभी खुद नहीं यूज किए, जिसको नॉलेज नहीं है, जो पढ़ा नहीं है, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि पेप्टाइड्स की रेंज स्टेरॉइड से बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, पेप्टाइड्स की वर्किंग स्टेरॉइड से बहुत अलग है। पेप्टाइड सेफ है, उसके लिए आपको रिकवरी करने की भी जरूरत नहीं होती। बल्कि बहुत सारे पेप्टाइड्स रिकवरी में यूज होते हैं। वो किस टारगेट में हेल्प करते हैं पेप्टाइड्स? सर बॉडी में ना दो चीजें होती है, हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेशिया होती है। नॉर्मली स्टेरॉइड्स के साथ हाइपरट्रॉफी होती है, यानी मसल साइज ग्रो करता है, एक लिमिट पे जाके रुक जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे बाहर के बॉडी बिल्डर्स देखो, रॉनी कॉलमैन, जे कटलर, कोई भी देख लो, चाहे पुराने चाहे नए, वो हमेशा इंडियन एथलीट से बड़े दिखते हैं, क्योंकि उनका जो लेवल है वो ये है कि उन्हें पता है इन चीजों के बारे में पहले से। वो पेप्टाइड्स यूज कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल HGH की बात करते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बहुत इजीली अवेलेबल है हमारी इंडियन फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो जाता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन की भी मिल जाता है, अगर आप कोई बंदा जानता है तो। HGH एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको कम से कम 6 महीने चलाना पड़ता है, ताकि आपकी बॉडी के सैटेलाइट सेल्स एक्टिव हों और वो रिजल्ट दें। राइट। कोचिस को नहीं पता, वो क्लाइंट से पूछते हैं आपका बजट है, बजट है, हाँ इस महीने उसका बजट है, इस महीने वो उसको HGH दे देंगे। एक्चुअल क्लाइंट का बजट नहीं है, वो जो कोच बैठा है उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो आपके उसके अंदर डाल देता है कि हाँ भी ये एक्चुअल में मेरे पास इतने क्लाइंट्स आएंगे, इफ दे वांट टू डू HGH, मैं पहली बार बोलता हूँ कि 6 महीने का बजट है तो HGH हम शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब मंथली ले लो, वो आपके ऊपर है, कहीं से भी ले लो, मैटर नहीं करता, लेकिन 6 महीने आपको HGH चलाना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर 6 months, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। राइट। तो सर
अभी पेप्टाइड्स की बात कर रहे थे हम। पेप्टाइड्स को स्टीरॉइड्स की जैसे ही लेना चाहिए या उसका कोई अलग मैकेनिज्म है? सर पाथवे अलग है, पाथवे इन द सेंस बॉडी के अंदर जाके काम अलग कर रहा है, ठीक है, लेकिन यूज वो इंजेक्टेबल फॉर्म में ही होते हैं। आजकल बहुत सारे पेप्टाइड्स लोगों ने मतलब अपना सामान बेचने के लिए उसको ओरल्स में डालना शुरू कर दिया, टैबलेट फॉर्म में आ गए, लेकिन वो काम नहीं करते। दो तरीके से होते हैं, एक पेप्टाइड्स एक साम्स होते हैं, दो चीजें होती हैं, ये लोगों ने कंबाइन कर रखी हैं। पेप्टाइड्स अलग कंसेप्ट है, साम्स अलग कंसेप्ट है। पेप्टाइड्स आपको इंजेक्टेबल में ही मिलेगा, ये भी ऐसा होता है कि पाउडर फॉर्म में आता है वाइल्स के अंदर, ओके। जैसे एचजीएच हो गया वो पाउडर फॉर्म में मिलेगा, उसको लाइपोलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। जितनी देर तो उसके अंदर आपने वाटर नहीं डाला है, वो आप बाहर जहां मर्जी जिस मर्जी टेम्परेचर पर रखो, मैटर नहीं करता। जब आपने उसके अंदर वाटर डाल लिया तो वो आपको फ्रिज में रखना पड़ता है। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइंट ने अगर उसे बाहर छोड़ दिया तो वो खत्म है, उसकी कोल्ड चेन ब्रेक हो जाएगी, वो सिर्फ पानी रह जाएगा। ओके। अंदर बॉडी के जाके उनका मैकेनिज्म डिफरेंट है, वो डिफरेंट एरियाज को टारगेट करते हैं। जैसे एचजीएच जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आईजीएफ LR3 में, बॉडी के साइज, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो साइज बढ़ाने के लिए वो काम करता है। ओके। ऐसा आप HGH की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है सिंपल लैंग्वेज? सर सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। हमारी बॉडी अपना बनाती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं बनाती कि बॉडी बिल्डिंग कर सके। अपना बनाती जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना बनाती। जैसे क्रिएटिन है, क्रिएटिन भी बॉडी अपना बनाती है, लेकिन सिर्फ उतना बनाती है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। मसल्स के अलावा क्या इफेक्ट्स होते हैं? पेप्टाइड्स के, हाँ जी। पेप्टाइड्स में अगर एचजीएच की बात करें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले स्किन इलास्टिसिटी आपकी अच्छी होती है। जैसे जैसे अब आप उनको देखो, जो फिल्म एक्टर्स है, फिल्म स्टार्स है, काफी एज के बाद भी मूवीज के अंदर वो बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इनका सीन क्या है, ये एचजीएच ऐसे पेप्टाइड्स को यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स को थोड़ा सा कम प्रमोट करते हैं। जैसे भी आजकल एक बहुत ज्यादा है, जैसे बहुत ऐड आ रही कपिल शर्मा या इन सब की, फैट लॉस किया है, ये ओजेम्पिक की ऐड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ओजेम्पिक भी एक सेमाग्लूटाइड का पेप्टाइड है जो कि GLP-1 एगोनिस्ट है। ये फैट लॉस में काम आता है, ये आपकी भूख को खत्म कर देता है। क्या HGH लेने ग्रोथ के प्लेट्स पे भी इफेक्ट करता है? सर ग्रोथ प्लेट्स जो है ना वो पर्सन पे डिपेंड करती है। नॉर्मली मेल्स में ग्रोथ प्लेट्स 18 ईयर्स के बाद बंद हो जाती है, हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। फीमेल्स में वो बंद हो जाती है जब उनको पीरियड्स आते हैं, उसके बाद ग्रोथ प्लेट्स नहीं ओपन होती। तो कई लोग ये सोच के एचजीएच को ले रहे हैं कि हमारी हाइट बढ़ जाएगी, वो नहीं बढ़ेगी। ओके। हाँ, वो आप जितना मर्जी एचजीएच ले लो, टिल द टाइम ग्रोथ प्लेट्स ओपन है, हाइट बढ़ेगी, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। जो बाकी उसके इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं एचजीएच के, वो आपको सारे मिलेंगे। तो आप कह रहे हो कि हाइट नहीं बढ़ेगी इनको कंज्यूम करने के बाद? हाँ, कई लोग इसलिए कंज्यूम करते हैं ना, जैसे जिनको नहीं पता होता वो कहते थे कि एचजीएच, हमने पढ़ा है कि एचजीएच हाइट इंक्रीज करता है। हाइट इंक्रीज तब करेगा जब आपकी ग्रोथ प्लेट्स ओपन है। ग्रोथ प्लेट्स बॉडी अपने अकॉर्डिंगली बंद कर देती है एक समय के बाद, फिर आप जितना मर्जी लटक लो, जितना मर्जी आप जीएच ले लो, हाइट नहीं बढ़ेगी। तो इसके और क्या क्या काम होते हैं एचजीएच के? हाँ जी। सर एचजीएच का सबसे पहला काम है आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करना। सेकंड काम है आपकी स्किन इलास्टिसिटी को इंप्रूव करना, ठीक है। आप यंग दिखते हो जब आप एचजीएच को लेते हो, सबसे पहली बात, ठीक है। जैसे जैसे मसल, जैसे जैसे एक बॉडी बिल्डर स्टीरॉइड्स करता है तो एक जगह जाके उसकी बॉडी रुक जाती है। वो जितना मर्जी स्टीरॉइड करता है वो वहीं पे रहेगा, उसका वेट नहीं बढ़ता। उसकी उस टाइम पे उसको ये पेप्टाइड्स जो एचजीएच जैसे हैं इनको इंक्लूड करना पड़ता है ताकि वो आगे ग्रो। यानी आपके कहने का मतलब है कि जब नेचुरली बॉडी में ग्रोथ और ये सब चीजें बंद हो जाती हैं उस टाइम पे पेप्टाइड्स और HGH को यूज करना चाहिए? हाँ, अगर आप एनहांस्ड हो, यानी कि अगर आप एनाबॉलिक यूजर हो, तो अगर कोई इंसान पेप्टाइड एचजीएच जैसे पेप्टाइड को अकेला यूज कर रहा है, वो सिर्फ पैसे खराब कर, अकेला एचजीएच काम नहीं करेगा। कोई कुछ भी बोल दे, इसके बाद ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज है, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने अकेला यूज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ ये भी ना एक साइकोलॉजिकल मिथ है। जब कोई इंसान स्टेरॉइड्स यूज करता है वो ऑटोमेटिकली अपनी डाइट अच्छी कर लेता है। जब पेप्टाइड्स करता है ऑटोमेटिकली डाइट अच्छी कर लेता है। तो लोगों को लगता है मुझे रिजल्ट उस चीज के आ रहे हैं, एक्चुअल में रिजल्ट आपको डाइट के आ रहे हैं। डाइट के रिजल्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, डाइट के ही रिजल्ट्स आते हैं सर। जितने बॉडी बिल्डर आप देख रहे हो जो अच्छे लेवल पे हैं, जो 80, 85, 90 पे हैं, आप उनसे बात करो, उनकी डोजेज कम होगी, उनकी डाइट ज्यादा होगी। दिन में वो 8-9 मील्स कर रहे होंगे। अब यहाँ पे किसी एक नए बॉडी बिल्डर को जो 55, 60 या 70 किलो की कैटेगरी में है, वो नया है, अभी आया है, उसको आप 6 मील्स भी देते हो ना, उसका आगे से मैसेज आता है, सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव देम। मैं एक मील कम कर लूं या मैं मील बीच में ज्वाइन करूं, जितनी कैलोरीज है पूरी कर लूंगा। तो ये नॉर्मल बात है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर से बात करोगे, अब इंडिया में बहुत सारे, सुनीत यादव है, अब नितिन चंदीला जैसा बॉडी बिल्डर इंडिया में मैंने नहीं देखा, या हमारे यहाँ जलंधर में वीरेंद्र घुमन, चलो वो पुराने हो गए हैं, मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो उनकी भी मील्स जो है वो 8 से 9 मील्स होंगे मिनिमम। जब हम HGH और पेप्टाइड्स को यूज करना शुरू कर देते हैं तो क्या नेचुरली ग्रोथ होनी बंद हो जाती है उसके बाद? नहीं सर, देखो ग्रोथ पहले ही बंद हो चुकी है। सिंपल है, अगर कोई एथलीट है या कोई बच्चा है, मान लो 18 ईयर, मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर मिनिमम एज कितनी है स्टेरॉइड्स लेने की? मिनिमम कोई एज नहीं है। बाहर आप फॉरेन एथलीट्स देखो 13-14 साल की एज से ले रहे हैं, उनका गोल है, उन्होंने ओलंपिया खेलना है, तो दे स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम। यहाँ पे क्या होता है कि अगर क्लाइंट इस बात पे आ जाता है कि मेरे को
जीएच करना है या मेरे को एनाबॉलिक्स करना है, तो हमारा पहला बात होती है कि नेचुरल प्रोडक्शन इज गोइंग टू शट डाउन। आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। ये आप देख लो, आपने अब करना है या अब कुछ कोचेज ऐसे भी हैं वो ये बात बोल देते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई एंड यू आर गोइंग टू कंसीव अ बेबी विद इन अ ईयर, तो आप अभी मत करो, एनाबॉलिक्स को बंद रखो, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन शट हो जाएगा। ये नहीं कि रिवाइव नहीं होगा, रिवाइव हो जाएगा, लेकिन उसको समय लगता है। जो बाकी चीजें नेचुरली ग्रोथ है, कुछ है नेचुरली, वो बंद हो जाएगी, वो नहीं होगी। आप देखो कोई एथलीट जब स्टेरॉइड लेके एक बार स्टेज खेल के आया, उसके बाद वो रिकवरी करता है, अब उसको उसके रिकवरी डेज में देखो, आप पहचानोगे नहीं। ज्यादातर क्या होता है, वो फैटी हो जाते हैं क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं होती, कुछ भी खा रहे हैं कोचेस उस हिसाब से कर रहे हैं। नेचुरल ग्रोथ बंद होगी ही होगी। आपने सिंगल शॉट भी ले लिया है, नेचुरल ग्रोथ बंद है। मतलब एक सिंगल शॉट से नेचुरल ग्रोथ बंद हो जाती है? सर बॉडी का ना एक मैकेनिज्म है, ब्रेन सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को जनरेट करने के लिए जीएनआरएच, ठीक है। वहां से हमारे दो सिग्नल्स आते हैं, एलएच और एफएसएच। ये मेल्स के दो मेन हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कंसीवमेंट के टाइम पे काम आते हैं। ये फीमेल्स में भी होते हैं, ठीक है। जब आपने एक शॉट दे दिया, बॉडी की नेचुरल कैपेसिटी टेस्टोस्टेरोन बनाने की 6.5 mg एक दिन की, आप यूज करो आप ना करो, वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे भी लोगों का मिथ है कि आइदर वी आर गोइंग टू हैव सेक्स और वी आर गोइंग टू मैस्टरबेट, तब ये निकलेगा। लोगों का मैसेज आता है कि सर ड्यूरिंग साइकिल हम कितनी बार ये चीजें कर सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम दैट थिंग, ठीक है, तो वो बॉडी ने निकाल देना है, और वो सिर्फ वाया मैस्टरबेशन या सेक्स नहीं निकलता। अगर आपको पसीना आ रहा है, अब मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, मान लो मैं नर्वस हूँ, ठीक है, तो आई एम शिवरिंग, तो जो मुझे वो पसीना आ रहा है दैट इज ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन। कोई इंटरव्यू देने गया है, वहां पे उसको पसीना आ रहा है, वो टेस्टोस्टेरोन है। लोगों का माइंडसेट एक ही चीज पे बना हुआ है, ठीक है, कि वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन कम हो, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, जो ये चीजें, ये एक टेम्परेरी डिप है, 5-7 मिनट का डिप है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, ठीक है। तो लोग इस चीज को लेके चलते हैं। अगर आपने कभी भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का एक शॉट ले लिया, तो बॉडी के अंदर अब 250 mg चला गया। जैसे मैंने पहले भी आपके बात करी कि 250 या 300 mg 1 ml होता है। 90% लोग 1 ml से शुरू करते हैं, या हाफ से भी कर लो। अब बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 mg एक दिन की है, तो बॉडी के अंदर तो ज्यादा चला गया, तो वो बनाएगा ही नहीं। तो ब्रेन उस टाइम पे सिग्नल भेजना बंद कर देता है कि बॉडी के अंदर एडिकेट अमाउंट पड़ा हुआ है, आप और नहीं बनाओ। सो वो चीज बंद हो गई। अब लोग यहाँ पे कहते हैं मैंने तो एक ही शॉट लगाया था, भाई वो लगा लिया ना, अब पीसीटी तो करनी पड़ेगी। वो एक्सेस है, वो वो एक बहुत शॉट excess- में एक्सेस है, बहुत एक्सेस है, तो इसलिए उसका जो जो रिकवरी फेस है वो लेना पड़ेगा। क्या HGH और पेप्टाइड्स लेने के बाद कोई ऐसी उसके बाद फिर थेरेपी होती है, या कोई उसका पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है साइकिल्स होती है सर? वो उसमें HGH का या किसी पेप्टाइड का कोई लेना देना नहीं है। HGH की कोई अपनी पीसीटी नहीं है, पीसीटी बोलते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी। HGH की कोई पीसीटी नहीं है। किसी ने अकेला आप HGH किया, कोई भी पेप्टाइड किया, उसकी कोई पीसीटी नहीं होगी, क्योंकि वो आपका नेचुरल पाथवे जिसकी हमने बात करी टेस्टोस्टेरोन, उस पर काम नहीं करता, वो उसे बंद नहीं करता, उसे हिंडर नहीं करता कोई। मैंने जैसे पहले भी बोला, जैसे उसके कोई पॉजिटिव इंपैक्ट्स नहीं है अकेला यूज करने के, अकेला यूज करने के कोई नेगेटिव भी नहीं है। ओके, टिल द टाइम आप डोजेज बहुत नहीं ले रहे हो, क्योंकि HGH का मेन काम क्या है, आपके ऑर्गन को बड़ा करना। अब हार्ट भी हमारा ऑर्गन है, अगर आप 12-12, 15-15 आयु की डोज ले रहे हो, तो वो आपके हार्ट को भी बड़ा करेगा, और जब आप उसको छोड़ोगे तब बॉडी बिल्डर्स की डेथ होती है। अब्यूज से होती है, यूज से नहीं होती। आज तक पूरे वर्ल्ड में एक भी रिकॉर्डेड डेथ नहीं है एनाबॉलिक यूज से। एनाबॉलिक अब्यूज क्या होता है? एक्सेस लेना, एक्सेस, जैसे मान लो अब मैं आपको बोलूं 3-4 लीटर आपने पानी पीना दिन का, वो 15 लीटर पी रहे हो, तो वो अब्यूज हो, राइट। वो चीज। तो अभी आपने बोला कि हार्ट साइज इनलार्जमेंट हो जाता है, ये कौन सी चीजों से ये HGH से होता है सर। HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, और ये इसलिए होता है कि HGH का काम ही है आपके ऑर्गन को बड़ा करना, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी, हाइपरप्लेशिया। वो ऑर्गन को बड़ा करेगा, तो हार्ट भी हमारा ऑर्गन है। नॉर्मल डोजेज पे नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे 3 या 4 आयु पे इतने रिजल्ट आ रहे हैं, 10 पे ज्यादा आएंगे, 15 पे और ज्यादा आएंगे, तो वो उस हिसाब से उसकी डोजेज चलाते हैं, और जब उसकी डोज ज्यादा चलेगी तो हार्ट भी बड़ा। तो जैसे ऑर्गन इनलार्जमेंट हो रहा है, तो क्या वो सिर्फ हार्ट पे हो रहा है या कुछ नहीं, बाकी चीजों में? आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स के फेस कैसे हो जाते हैं, जो मतलब मैं लोकल बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे लेवल पे ओलंपिया खेल रहे हैं, उनके फेस का, किसी का आपने देखा होगा बोन स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, फेशियल ग्रोथ हो जाती है, ये चिन की ग्रोथ हो जाती है, ये सब HGH की वजह से। क्या इससे रिकवरी भी हो जाती है बाद में? नहीं, बोन एनलार्जमेंट की कोई रिकवरी नहीं है, उसका कुछ नहीं होगा। बोन इलार्जमेंट की रिकवरी नहीं है, ऑर्गन इलार्जमेंट हाँ, वो हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक कोच बहुत अच्छे लेवल पे चाहिए, जिसको ये पता है कि आपके कौन से ब्लड वर्क करवाने हैं, कि आपका कौन सा, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर हमने HGH छोड़ रहे हैं, तो ऐसा ना होना कि आज तक बंदे ने 12 आयु लिया है, कल आप उसको बंदी करवा दो, उसको टेपर डाउन करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। एक HGH के साथ एक प्रॉब्लम आती है, ये आपकी जो ये रिंग फिंगर है ना, ये नम हो जाती है परमानेंट बेसिस पे, आपको फील नहीं होगी कि ये है।
इसका इफेक्ट इसी पे क्यों? ये इस यहाँ पे वेन होती है सर, इसको बोला जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये या तो हिलती रहेगी ऐसे अपने आप ऐसे भी याद रखो कि ये अकेली हिलती रहेगी, या ये नम हो जाएगी पूरी तरह, ये हाई डोजेज पे होती है। या फिर आपके प्रोडक्ट की पोटेंसी बहुत अच्छी हो, कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको मिला है, नहीं तो नॉर्मली जो जीएच मिल रहा है उनसे नहीं होती। ओके, हाँ तो ये हाई पोटेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमें कैसे पता, किसी को सर, कैसे ये पता नहीं, चलेगा? जीएच बहुत लिमिटेड है ब्रांड्स जिनके अंदर हाई पोटेंसी आती है, और वो फार्मेसी से मिलते हैं विद प्रिस्क्रिप्शन, जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। जैसे सिप्ला फार्मा, एक और ब्रांड था फाइजर, जिन्होंने उसकी मेडिसिन बनाई थी कोविड की। हम्म। ये दो ब्रांड्स ऐसे हैं इनकी पोटेंसी बहुत हाई है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में यही यूज होते हैं। तो सर एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक मेडिसिन जिसे बोला जाता है क्लेन, जी उसके बारे में आप क्या कहना सर, क्लेन का पूरा नाम क्लेनब्यूट्रॉल होता है, और एक्चुअली लोग इसको फैट लॉस के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये फैट लॉस के लिए नहीं होती। ये अस्थमा को पेशेंट्स को दिए जाने वाली मेडिसिन है, ये ब्रोंकोडायलेटर है। अस्थमा के पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत आती है तो क्लेनब्यूट्रॉल दी जाती है, ताकि उनको सांस लेने में इजी हो, लंग्स में से एयर पास हो। लेकिन वो साथ साथ में मसल वेस्टिंग करती है। बॉडी बिल्डर्स को तो मतलब चीज चाहिए होती है कि हाँ हमें कुछ मिले ऐसा कि जो हमारे फैट लॉस में हेल्प करे, क्योंकि उनका और बहुत कुछ चल रहा होता है। तो मसल वेस्टिंग को रोकने के लिए बॉडी बिल्डर्स ने क्लेनब्यूट्रॉल यूज करनी शुरू करी कि चलो फैट लॉस होती रहेगी साथ साथ में। अब लोगों ने उसको फैट लॉस में डायरेक्टली यूज करना शुरू कर दिया, जो कि गलत है। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। सबसे पहला साइड इफेक्ट इसका है, आपने आज ली है ना, ये शाम से पहले पहले आपको शिवरिंग शुरू करवा देगी। अगर मान लो आप किसी का कोई वर्क ऐसा है, कोई पेचकस यूज कर रहा है, कोई पेन से लिख रहा है, आप देख के बता सकते हो कि इसको कोई प्रॉब्लम है, कि इसके हाथ कांप रहे हैं। इवन स्टिल आपने ये पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके हाथ शिवर करेगी, और वो विजिबल होता है, सामने वाला बंदा देख के बता सकता है। ओके, तो जैसे क्लेन एक बॉडी फेयर फैट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके आपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी बता दिए। तो इसको यूज करना, तो इसका प्रॉपर कोई वे होना चाहिए? सर, इसका कोई वे नहीं है। सबसे पहली बात है, जो बॉडी बिल्डर है वो क्लेन को अकेला नहीं यूज करता, उसके साथ में उसके स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं। वो कैलोरी डेफिशिएट पे होता है, मतलब कि कम खा रहा होता है अपनी नीड से, क्योंकि उसको वो व्यू चाहिए, कि उसको वो लुक चाहिए जो उसको स्टेज पे चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है वो ये सोच लेता है कि बॉडी बिल्डर ने क्लेन को प्रमोट कर दिया है या बता दिया है, क्योंकि क्लेन जो है वो स्टेरॉइड नहीं है। तो ओपनली बॉडी बिल्डर अपनी रील्स के अंदर आके उसके बारे में बात कर सकता है, क्योंकि उसको यूट्यूब या इंस्टाग्राम बैन नहीं करती रील को, ठीक है। ऊपर से उसको व्यूज मिलते हैं, और लोगों को तो वो ये भी बोल देते हैं कि हमने शिलाजीत खा के बॉडी बना ली है, जो जेन्युइनली चीज नहीं सही है। अगर आपको किसी की बॉडी दिख रही है, उसके अंदर गया हुआ है सामान, गया हुआ है, सिंपल है। तो क्लेनब्यूट्रॉल को लेने का कोई सही वे नहीं है। अगर आप एक एथलीट नहीं हो तो क्लेनब्यूट्रॉल को यूज मत करो। एथलीट हो भी तभी भी यूज मत करो अगर आपके पास अच्छा कोच होगा, आपको क्लेन नहीं यूज करवाए। क्लेन और फैट बर्नर के सर, अब ये मानो कि एक तरफ आपके पास एक इंग्लिश मेडिसिन है जिसके रिजल्ट हम सबको पता, जैसे एलोपैथी मेडिसिन है जो हमें डॉक्टर्स ने दी है। दूसरी तरफ आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो। क्लेन और फैट बर्नर में ये फर्क है, क्लेन एक एलोपैथिक मेडिसिन है, फैट बर्नर आपका ना काम करने वाली एक आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो क्या जो क्लेन है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, वैसे तो हमें यूज ही नहीं करना चाहिए, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है, तो उनको और डेंजरस फील होता हो, उनके और भी डेंजरस चीजें हाँ होती सर, नाइट स्वेट्स आते हैं रात को सोते हुए। मान लो चाहे आप एसी में सो रहे हो, 16 पे करके भी आप उठो, सुबह कपड़े गिले होंगे आप। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब लोगों को समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। उनको लगता है कि एक मिथ है ना, आप देखो जिम्स वगैरह में जाओ, लोगों को लगता है कि हम फैन एसी बंद करके वर्कआउट करेंगे हमें पसीना आएगा, हमें फैट लॉस हो रही है। वो तो सबसे बड़ा मिथ है। वो सेम मिथ इसके साथ भी कंटिन्यू होता है कि अच्छा मैंने क्लेन ली है तो, या मैं कोई फैट बर्नर ले रहा हूँ, मुझे पसीना आ रहा है, मेरी फैट। बकवास है, वो ऐसी चीजें होती नहीं है। साइंस इस चीज को प्रमोट ही नहीं करती। तो सर ये जो अभी हमने कहा, बात करें पसीना आ रहा है, या फिर उसके साथ हमें और डेंजरस शिवरिंग हो रही है, तो अगर कोई इस चीज को यूज कर रहा है, तो इससे इन इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी कुछ चीजें होती हैं? सर, अगर आपको क्लेन यूज करनी ही है, ठीक है, मतलब कि और कोई आपको ऑप्शन नहीं है, आपके कोच ने आपको क्लेन बोला है, तो आप लिम्सी को ऐड कर सकते हो। लिम्सी विटामिन सी की टैबलेट होती है जो मेडिकल स्टोर से अवेलेबल है। वो च्यूएबल टैबलेट होती है, आप उसको यूज कर लो। नहीं तो इसके इंजेक्टेबल्स भी आते हैं विटामिन सी के, आप वो यूज कर सकते हो। एक विटामिन सी, और भी अगर इसको बिल्कुल ही आपने लेमन में चले जाना है, तो फिर आप दिन में 3 से 4 ऑरेंजेस खाओ, या विटामिन सी फ्रूट कोई खाओ, जैसे वाटरमेलन हो गया, ऐसा सिट्रिक फ्रूट कोई खाओ, जिससे आपको इसके इफेक्ट्स कम। राइट। तो सर आपने एक बार और बोली थी कि मेन और फीमेल के लिए हर चीज़ अलग होती है, तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अलग होती हैं जो फीमेल और मेन को अलग सेपरेट करती है? नहीं, एनाबॉलिक्स में, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स में। हाँ स्टेरॉइड्स में देखो सर, स्टेरॉइड्स में फीमेल्स के लिए 2 स्टेरॉइड है सिर्फ, जो उनको बहुत कम विरलाइजेशन इफेक्ट देंगे। विरलाइजेशन मतलब कि नेगेटिव इंपैक्ट देंगे, कि पीरियड्स वगैरह बंद नहीं होंगे। पहली होती है अनावर, दूसरी होती है हमारा मेस्ट्रॉन।
इनके अलावा वो कुछ भी ले रही हैं, 110% दे विल सफर फ्रॉम पीसीओएस। 110% उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आएगी 100%। क्लिटरिस श्रिंक कर जाती हैं, बहुत सारी फीमेल्स को पता नहीं होता। अगर हम उसकी बात करते हैं अनावर की, तो अनावर की जो एक मिनिमम टैबलेट छोटी सी आती है वो 10 mg की होती है मिनिमम, लेकिन फीमेल को आप वो भी पूरी नहीं दे सकते। ओके। उसके लिए भी आपको उसको हाफ करके, और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले ब्लड वर्क जरूरी है। ब्लड वर्क इन द सेंस की कुछ मार्कर्स होते हैं, वो हमें करवाने पड़ते हैं, मेल हो फीमेल हो, डिपेंडिंग अपॉन देम कि उनका क्या गोल है। वो करवाने के बाद ही आप कोई भी स्टेरॉइड किसी को कह रहे हो तो तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। सर बॉडी बिल्डर्स में एक कॉमन सी प्रॉब्लम मिलती है, वो है गाइनो। जी उसके बारे में क्या कहना? सर, गायनो का पूरा नाम होता है गायनोकमेस्टिया। गायनोकमेस्टिया एक्चुअली मेल्स के अंदर जो ये निपल्स होते हैं, इसके नीचे भी मेमरी ग्लैंड होता है जैसे फीमेल्स में होता है। Okay. लेकिन उसकी डेवलपमेंट उतनी नहीं होती क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, प्लस हार्मोन्स अलग है। बॉडी मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन मेन होता है। जब जैसे हम बात करते हैं स्टेरॉइड्स की, जब हम बाहर से स्टेरॉइड देते हैं बॉडी के अंदर, तो एक प्रोसेस होता है अरोमाटाइजेशन का, जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में चेंज करता है। राइट। अगर उसकी जो चेंजिंग की कैपेसिटी है या वैल्यूज है वो ज्यादा बढ़ जाए, एक रेशियो है टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, तो तब जो ये स्टेप आता है गायनोकमेस्ट्री का, तब आता है। ये एकदम से नहीं आता। और सबसे पहले इचिंग होनी शुरू होती है, देन पेन होती है, तीसरे नंबर पे जाके गांठ फील होती है। अगर तो ग्रेड 3 गायनो तक पहुंच गया है तो फिर सर्जरी ही इसका ऑप्शन, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर नीचे मतलब इसकी सर्जरी होती है, तो जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो बीच में से निकाल दिया जाता है। Okay. लेकिन ये होता अब्यूज की वजह से ही, टेस्टोस्टेरोन के अब्यूज की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। ओके। सर लिवर टॉक्सिसिटी को कैसे मॉनिटर करते हैं किसी भी साइकिल के दौरान? सर सबसे पहली बात है, लिवर टॉक्सिसिटी को अवॉइड करो। अगर मैनेज करना है तो आप ओरल्स को अवॉइड करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 फेजेस होते हैं, एक होता है पुश फेज जिसको हम गेनिंग फेज बोलते हैं, एक होता है कटिंग फेज, ठीक है, या प्रेप फेज कह लो। पुश फेज के अंदर लोगों की गलती क्या होती है, वो एनाड्रोल, डायनाबोल जैसी जो टैबलेट्स हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात करी, वो उनको ऐड करते हैं, वो ही लिवर टॉक्सिक होती है। तो पुश फेज के अंदर कभी भी आप टैबलेट्स को ऐड मत करो। जो हमारा आता है क्या बोलते हैं प्रेप फेज या कटिंग फेज, उसके अंदर ओरल्स ऐड होने हैं, दैट इज फॉर श्योर। उस टाइम पे आप यूटिलिव मेडिसिन जो कि फार्मेसी से मिलती है, वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। लोग कोई टुडका यूज कर रहा है, सप्लीमेंट आता है, कोई मिल्क थसल कर रहा है, कोई लिव 52 तो चलो अब नहीं करता कोई, लेकिन अभी भी लोग कर रहे हैं। इनका कोई खास फायदा नहीं होता। वन ऑफ द बेस्ट एंड द ओनली मेडिसिन अवेलेबल फॉर लिवर जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो यूटिलिव है। यूटिलिव अलग अलग वैल्यूज में आती है, 75, 150, 300, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कितनी लेवल्स चल रहे हैं, क्या आपकी लैब रिपोर्ट्स है, वो आपका कोच उसके लिए डिसाइड करता है। राइट। तो सर इसका इफेक्ट क्या सिर्फ लीवर पे होता है या किडनी पे भी होता है? नहीं, ओरल्स का इफेक्ट 99% तो आपके लिवर पे ही रहेगा क्योंकि लिवर टॉक्सिक ही ज्यादा होते हैं। लेकिन किसी किसी केस में ईजीएफआर किडनीज का बढ़ जाता है, जो ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट होता है वो बढ़ जाता है, और तब फिर लोगों के क्रिएटिनिन लेवल, BUN जिसको हम बोलते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये आपको लैब रिपोर्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगे बढ़े हुए। तो ये क्यों होते हैं? सर क्योंकि हम लिवर टॉक्सिक चीजें ज्यादा ले रहे हैं। बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किडनी से फिल्टर कर रहे हैं। अब किडनीज का फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेमन लैंग्वेज बोले, एक पाइप है उसके अंदर से पानी निकल रहा है काफी देर से, तो आपने देखा वो पाइप के अंदर काई जम जाती है ग्रीन कलर की। वही हमारी उसके साथ होता है वेन्स के साथ। वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो रेगुलर है। अब जब हम एनाबॉलिक्स लेते हैं बाहर से तो वो ब्लड थिक हो जाता है, विस्कस हो जाता है, ठीक है, तो जब वो निकलता है तो जोर लगता है उसका। तो यही रीजन होता है कि वहां पे प्लाक्स जमने शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हम लोगों को साथ में जो जैसे पोस्ट साइकिल थेरेपी की बात है, इसी तरह हमें साथ में ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी करनी पड़ती है। कुछ मेडिसिन होती हैं वो यूज करनी पड़ती है ताकि मतलब कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। सर कुछ लोगों को ड्यूरिंग साइकिल ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम आती है, ताकि उसके कारण? उसके साथ रीजन होता है वाटर रिटेंशन। सबसे पहला ये प्रॉब्लम ज्यादातर आएगी हमेशा गेनिंग के टाइम पे, लीनिंग के टाइम पे नहीं आती। गेनिंग के टाइम पे लोग जब ज्यादा खाते हैं तो फैट परसेंटेज बहुत बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब वाटर, अब कभी देखना कि जो बीपी का इशू होगा वो हमेशा मोटे इंसान को होगा, नॉर्मली भी, जिम के बिना भी, ठीक है, दूसरे पर्सन को नहीं होगा। उसका ज्यादा से ज्यादा लो हो जाएगा, हाई नहीं जाएगा, जिसकी बॉडी फैट परसेंटेज डाउन है। अब जब कोई पर्सन एनाबॉलिक्स यूज कर रहा है गेनिंग फेज में, वो ज्यादा खा रहा है, ठीक है, कैलोरी सरप्लस में है, तो वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा। सोडियम रिटेंशन भी बोल देते हैं इसको, वाटर रिटेंशन भी बोल। तो जैसे जैसे बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ती है उस टाइम पे बीपी का इशू आता है। सबसे पहली चीज हम बोलते हैं कि अगर आप चाहे बॉडी फैट परसेंटेज कोई भी हो, अगर आप एनाबॉलिक्स पे हो, सबसे पहले अपनी बीपी की मशीन घर में बाय करके रखो। दिन में 2 बारी एटलीस्ट आप अपना बीपी चेक करोगे, और एक बार ही नहीं करना है, जब करने बैठो तो 3 बारी करोगे, उसकी एवरेज निकालोगे कि Okay. हाँ 3 बारी। अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब तो दूसरी आई ना डिजिटल मशीन्स आ गई हैं, हाँ जी, तो मतलब सेल्फ भी कर सकता है। तो 3 बारी एक टाइम पे करो, उसको लिखो, उसकी एवरेज निकालो, शाम को फिर करो। अगर फ्लक्चुएशंस नहीं है देन लेट इट गो। अगर फ्लक्चुएशंस हैं और ज्यादा हो रही हैं तो अपने कोच से बात करो, किसी ARB को ऐड करो, एस इनहिबिटर को ऐड करो, ताकि आपकी किडनीज पे नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। ये आपने वाटर रिटेंशन की बात करी, तो सर ड्यूरिंग साइकिल्स वाटर रिटेंशन को कैसे मॉनिटर करते हैं? सर सरप्लस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सरप्लस का मतलब देखो, एक इंसान की
कोई भी इंसान है उसकी एक मेंटेनेंस कैलोरीज है कि इतना वो खाएगा, वो उसके लिए मेंटेन्ड है उसकी बॉडी के लिए। उसके अंदर प्रोटीन कार्ब्स फैट्स का रेशियो नॉर्मल होता है। अब हो क्या रहा है, लोग उसको देखते नहीं है और मेंटेन, जैसे किसी की एग्जांपल तौर पे मेंटेनेंस आ गई 2000 आ गई, अब 2000 मेंटेनेंस है, उसने फर्स्ट टाइम गेनिंग करनी है, वो गेनिंग में डायरेक्टली 3000 खाना शुरू कर रहा है, वो गलत है। उसकी जो कैलोरी सरप्लस होना चाहिए वो 250 टू 300 होना चाहिए। उसने उसको यूज टू कर लिया बॉडी ने, फिर बढ़ाए, चाहे आप 6000 तक ले जाओ, लेकिन जो गैप देना है वो 300 250 को देना है, इससे ज्यादा नहीं देना। अगर आप इससे ज्यादा देते हो तो दिक्कतें आएंगी और फिर वो वाटर रिटेंशन होगी। कोई भी साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स को तो क्या इसके अलावा कोई और स्किन प्रॉब्लम भी होती है सर। अब ब्लेमिशेस आ जाती हैं, किसी किसी को स्किन फटनी शुरू हो जाती है, तो वो इसलिए होती है कि आपकी डोजेज बहुत ज्यादा है। हर एक को नहीं होती वैसे भी ना, जो जितने भी एनाबॉलिक्स है, ये फिंगरप्रिंट मेडिसिन है। अगर मैं यूज कर रहा हूँ मुझे प्लस पॉइंट्स कुछ मिलेंगे, नेगेटिव्स कुछ मिलेंगे। आप कर रहे हो आपको प्रोज और मिल रहे हैं, कॉन्स और मिल रहे हैं। हर एक पर्सन का डिफरेंट रहेगा, ये इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है। ये नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज सेट बैठ गई है तो जो मेरा क्लाइंट होगा वो उसको भी सेट, मतलब ही नहीं बनता। हो सकता है कि उसको वो चीज सही बैठ जाए और मुझे ना बैठे। कई सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन, मेरा एक क्लाइंट है, हमने उसको रेकमेंड किया था मेस्ट्रोन यूज करने को, उसने लगाया, उसको बुखार हुआ, उसने, हमने कहा चलो नॉर्मल है क्योंकि फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में जा रहा है तो बॉडी उसको काउंटरएक्ट कर रही है। लेकिन जब वो यूज कर रहा था उसको बुखार आ रहा था, क्योंकि वो किसी के पास से हमारे पास आया था, तो ये 1.5 साल से ऑलरेडी एनाबॉलिक्स पे था बिना बंद किए। तो अब वो कुछ भी लगा रहा था उसको प्रॉब्लम आ रही थी। तब हमने उसको बोला कि तू सीआरपी करा, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो बॉडी की इन्फ्लेमेशन के लिए होता है। तो वो उसका रेस था, वो ठीक किया, उसके बाद ठीक हो गया। कोई भी पर्सन है अगर उसको आप अननेसेसरी चीजें दोगे तो दिक्कतें आएंगी। जैसे स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी साइकिल के बाद? नहीं आती है सर। अगर हम बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बालों में भी आती है, स्किन में भी आती है। रीजन क्या है कि हम अपनी सिर्फ बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, हम बालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, हम स्किन के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बहुत सप्लीमेंट्स आते हैं, कोलेजन, ग्लूटाथियोन। अगर आप यही एथलीट्स, बाहर वाले एथलीट्स देखो, फॉरेन एथलीट्स देखो, वो ग्लूटाथियोन बंद नहीं करते ड्यूरिंग द साइकिल। ग्लूटाथियोन इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है जो काम करता है। अब हमारे एथलीट्स ने सभी ग्लूटाथियोन यूज करते हैं, क्योंकि ग्लूटाथियोन के बिना आपकी बॉडी खराब होगी ही होगी। एज भी तो हो रही है ना, जो आप 20s में हो वो 30s में नहीं हो, जो 30s में हो 40s में नहीं हो, तो स्किन तो उस हिसाब से रिएक्ट करेगी ना आपकी। तो उसके लिए आपको ग्लूटाथियोन जैसी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। कोलेजन सप्लीमेंट आता है, नॉर्मली फार्मेसी से अवेलेबल है, वो यूज करो। अगर ग्लूटाथियोन मतलब कोई किसी का बजट नहीं बन रहा तो वो यूज कर लो। सर एक और बात है कि जब हम इनहैंसमेंट यूज करते हैं तो उसके बाद मूड स्विंग्स की भी बहुत बार बातें हुई हैं, इसके बारे में आप क्या कहना है? सर दो चीजें हैं। अगर किसी को ड्यूरिंग एनहांसमेंट मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो उस बंदे की पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है। पर्सनैलिटी इन द सेंस कि वो उतना, मतलब उस, अब किसी का ऑरा नहीं है इतना बड़ा। जैसे अब 20s में लड़कों को देखो, कॉलेज जा रहे हैं, उनके बीच में कुछ लग जाएगा, वो गालियां देंगे, तूने कैसे मार दिया, ये वो उनका ऑरा है। वही इंसान जब 35-36 में चला जाता है वो स्टेबल हो जाता है। 20s के लड़के को आप एनाबॉलिक्स दे रहे हो, उसको रॉयड रेज होगी। एक रीजन उसने पढ़ा है कि रॉयड रेज नाम की कोई चीज होती है, बिना बात के एग्रेशन दिखाएगा, क्योंकि उसको ब्लेम करने के लिए कुछ चाहिए, वो ब्लेम करेगा एनाबॉलिक्स को। वो मूड स्विंग्स नहीं है, वो उसका माइंड सेट है, साइकोलॉजिकली उसको ये सेट है कि मैं ये ले रहा हूँ, मुझे ये होगा, ठीक है। वही आप 35-36 ईयर जो मैरिड है, जिसके बच्चे, वो एनाबॉलिक्स ले रहा है, वो तो नहीं लड़ रहा किसी से। माइंड मूड स्विंग्स ड्यूरिंग एनाबॉलिक्स नहीं होते। तो क्या एनाबॉलिक्स के एज के हिसाब से भी लेना चाहिए? एज के हिसाब से नहीं, बंदा इतना स्टेबल होना चाहिए माइंडसेट। अब देखो, आप दिन में 20s के लड़कों की बात कर लो, कोई मंदिर नहीं जा रहा, कोई पाठ नहीं कर रहा, कोई गुरुद्वारे नहीं जा रहा, 35-36 के बाद बंदा स्टेबल होना शुरू हो जाता है। वो सुबह उठ के पाठ भी कर रहा है, उसका माइंड सेट है मुझे किसी से नहीं लड़ना। तो जब माइंड सेट ही ऐसा हो गया है तो चाहे आप एनाबॉलिक्स पूरा दिन में 1 बोतल लगा लो, आपको कोई रॉयड रेज नहीं होगी, कुछ नहीं होना। हाँ, जब हम बंद करते हैं, जब पीसीटी करते हैं, तो मूड स्विंग्स आते हैं। तो सर किसी भी साइकिल के बाद डिप्रेशन या एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि आपने साइकिल अच्छे से नहीं किया। सिंपल लैंग्वेज में तो यही है, क्योंकि अगर आप, अब जैसे बात करते हैं, पहले भी बात कर रहे थे माइक्रो डोजिंग की ना, नॉर्मल से, अब आप डोज ही इतनी ज्यादा ले रहे हो, बॉडी यूज टू हो गई है। अब एक क्या है कि अपने डोज लिया, हमने अपने आप को शीशे में देखा, हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एब्स क्लियर है, शोल्डर कट है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, हमने एनाबॉलिक्स बंद कर दिए। धीरे 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 बॉडी जाएगी, उसको बॉडी डिस्मॉर्फिया बोलते हैं, क्योंकि हमने पहले खुद को अपनी बेस्ट शेप में देखा हुआ है। अब हम शीशे में देख रहे हैं, हम अच्छे दिख नहीं रहे, ऊपर से साथ आसपास जो बैठे हैं, तेरे को क्या हो गया, उनको नहीं पता आपने बंद किया सामान, ठीक है, बस ज्यादा बोल देंगे तूने सामान बंद कर दिया, अब तू खत्म हो गया। तो वो एक जो चीज है ना, वो बॉडी डिस्मॉर्फिया है, वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। एट दैट टाइम आपको अपने पे कंट्रोल रखना है, वो भी टीनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता। वो भी बात वहीं आ जाती है कि एज फैक्टर मैटर करता है। क्या स्टेरॉइड्स, पीईडीज एक एडिक्शन भी बन सकती है? बन जाती है सर। ये इसकी ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इसकी एक ही फायदा, एक ही नुकसान है, ये काम करते हैं। फायदा भी यही है और नुकसान भी यही है। क्यों?
क्योंकि अगर काम कर रहे हैं हम बंद ही नहीं करेंगे। अगर काम कर रहे हैं बंद नहीं करेंगे तो इसकी ऑब्वियस सी बात है कि एडिक्शन तो बनी जाएगी। और जब एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड डोज ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उसका इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। सर ऐसा होता है, देखो अभी ना ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम, अगर आप बात करो ना किसी एथलीट से जो फॉरेन एथलीट्स हैं, या कि नॉर्मल कोई फॉरेन पर्सन है, आप जो फॉरेन में रह रहा है, यूएस वगैरह में रह रहा है, वहां पे एक डॉक्टर्स 35 ईयर्स के बाद ना बोलना शुरू कर देते हैं कि यू शुड स्टार्ट टेकिंग टेस्टोस्टेरोन इन लो डोजेजेस। उसको टीआरटी बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या एचआरटी बोल देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो यूरोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ना आपकी एक डोज सेट कर देता है कि आपको वीकली इतनी डोज लेनी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट रहे, आप अच्छे दिखो, सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहे, क्योंकि बाहर के लोगों की लाइफ हमारे से डिफरेंट है। उतनी टेंशन नहीं, अगर है भी है तो वो वहां से गवर्नमेंट से सपोर्ट वगैरह बहुत है, तो वो बहुत कुछ उनका चलता रहता है। तो वो वहां पे 99% लोग इस चीज पे हैं। तो जब वो कम डोज ले रहे हैं उनको नुकसान नहीं है, वो एडिक्शन भी नहीं है, लेकिन वो दिख अच्छे रहे हैं, गोल्स उनके और हैं। यहाँ पे लोगों के गोल्स और हैं, गोल्स के अकॉर्डिंगली चीजें सेट हो। तो आपने बीच में एक सेक्सुअल लाइफ की बात करी, सेक्सुअल लाइफ पे क्या इफेक्ट्स होते हैं? सर अगर तो एनाबॉलिक चल रहे हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है, पॉजिटिव ही है वो नेगेटिव नहीं होगा कभी। टिल द टाइम, वही बात है ना, टिल द टाइम हम उस डोजेज को सेट करके चल रहे हैं। अब हम एक्सेसिव डोजेज ले रहे हैं तो फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, और जब उसको बंद कर देते हो, अगर रिकवरी प्रॉपर नहीं है तो फिर तो वो सेक्सुअल लाइफ जीरो भी एक बिग फिगर है। मैं बोलता हूँ जीरो भी नहीं रह जाती, जीरो से भी माइनस में लेके जाओ। मैरिड है बंदा, ठीक है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, ठीक है, देन अगर कोई कंसीव कराने की कोशिश कर रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन स्पर्म काउंट जीरो हो जाता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास ऐसी हैं जिसमें स्पर्म काउंट जीरो है, वो बाद में हमने रिकवर करवाई है। कोई कहीं से करके आया, कुछ किसी ने पीसीटी करी है, नहीं सही हुई है। लोग एक एक महीने में पीसीटी करते हैं, नहीं होती। 2-2 साल, 2.5 साल की पीसीटी के कंसेप्ट मेरे पास पड़े हुए हैं जो हम लोगों ने करवाई। तो सर अभी आपने एक बात वर्ड यूज करा, माइक्रो डोजिंग, तो वो क्या है सिंपल लैंग्वेज? सर लेमन लैंग्वेज में हम ऐसे बात कर सकते हैं, 1 ml टेस्टोस्टेरोन 250 या 300 mg का आता है जो मार्केट से मिलता है, किसी भी ब्रांड में हो। स्टैंडर्ड 250 mg यानी कि फार्मेसी से मिलेगा 250। अब कुछ कंपनीज 300 तक बनाती है, ऊपर भी बनाती है, लेकिन इससे ऊपर आता नहीं है, मेडिकली स्टेबल नहीं है, वो सिर्फ डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि इतना आ रहा है। जैसे डेका 600 mg मैंने रिसेंटली देखा, अगर आप उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेक करो, वो 600 mg में बनता नहीं है, वो कंपनी की पॉलिसी है सेल करने की। तो माइक्रो डोजिंग में क्या है कि 1 ml में अगर 250 mg है तो वीक का अगर वो 2 ml लगा रहा है, यानी कि 2 इंजेक्शन तो वीक में लगाने पड़ेंगे मिनिमम, क्योंकि ये हाफ लाइफ के हिसाब से चलता है। हाफ लाइफ को अगर एक्सप्लेन करें, जैसे हमें बुखार हो गया, डॉक्टर ने हमें 3 टाइम की मेडिसिन दी, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि पहले सुबह हमने ली, हम ठीक हो गए, लेकिन अगर हमने दोपहर की मिस कर दी, हमें बुखार दोबारा आ जाता है, दोबारा आ जाएगा, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ दोपहर तक थी, दोपहर को हमें दोबारा लेनी थी, वो शाम तक चलनी थी, शाम को हमें दोबारा लेनी थी और ठीक हो जाना था। इसी तरह से इंजेक्टेबल्स या ओरल्स का भी होता है, एक हाफ लाइफ है। जैसे टेस्टा की अगर हम बात करते हैं, उसकी 8 दिन की हाफ लाइफ है, लेकिन 8 दिन तक वेट नहीं की जाती, नियर अबाउट 4th या 5th डे आपको सेकंड इंजेक्शन लेना पड़ता है। सेकंड इंजेक्शन लिया, 250 mg का एक था, 2 हो गए 500 mg, यानी वीकली डोज होगी 500 mg। अब कोई पर्सन सिंगल सॉल्ट नहीं चलाता, वो 2-3 सॉल्ट चला रहा होगा, अगर वो 2 भी चला रहा है तो एक वीक का वो 1000 mg ले रहा है, 500 ही लगा लो आप, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा डोज है मेरे अकॉर्डिंग। माइक्रो डोजिंग में हम एक वीक का समवेयर अराउंड 70 mg to 105 mg लेते हैं। ये माइक्रो डोजिंग है कि छोटी छोटी डोज। उसका फायदा ये रहता है कि आपकी जो ब्लड सीरम लेवल्स है, जो ब्लड रिपोर्ट्स है, वो स्टेबल रहेगी, वो कभी ऊपर नीचे नहीं आएंगी, कोई लिबिडो इश्यूज नहीं आता, यानी कोई सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। सेकेंडली कोई आपको मूड स्विंग्स नहीं होते, कभी नहीं होंगे मूड स्विंग्स, हैप्पी रहोगे, हैप्पी हार्मोन आपका बूस्ट रहता है, बॉडी को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। जैसे हमने पहले बात करी 6.5 mg बना रही है, 10 mg दे रहे हैं, इसके साथ भी बहुत चीजें चलती है ताकि बॉडी अपना भी बनाती रहे। लेकिन माइक्रो डोजिंग आने वाला फ्यूचर है, ये आप लगा लो। कोई भी क्लाइंट जिनको समझ आ रही है, और हम कोर्स भी करवाते हैं इसका, तो वो धीरे 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 उस पर स्विच कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि माइक्रो डोजिंग इज मच बेटर देन एनी अदर? सर माइक्रो डोजिंग इज द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। जो कोचेस समझ चुके हैं वो कर चुके हैं शिफ्ट। है काफी कोचेज हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो मैं मानता हूँ कि कोच बहुत अच्छे हैं इस फील्ड में, वो माइक्रो डोजिंग पे हो चुके हैं। तो माइक्रो डोजिंग अगर बेटर है, लोग ज्यादातर उस पर शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं है, पहली अनअवेयरनेस, दूसरा लोगों के दिमाग में एक मिथ है। आपने इंजेक्शन, हम सबने देखा है इंजेक्शन कितना बड़ा होता है ना, इतनी बड़ी नीडल होती है उसकी। लोगों के माइंड में है कि अगर हमने इंजेक्शन लगाना है तो ये हमारे डीप मसल के अंदर जाके लगेगा। मेरे पास क्वेश्चन है, आप बताओ कौन सी बुक में लिखा हुआ है? आपने कहीं से तो पढ़ा होगा कि ये डीप मसल में जाके लगेगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। हम लोग यूज करते हैं जब माइक्रो डोजिंग, तो इंसुलिन सिरिंज, आपने शुगर वाली सिरिंज देखी? हाँ जी। इतनी सी नीडल होती है उसकी, राइट, ठीक है, 40 IU वाली या 100 वाली की थोड़ी इतनी सी होगी बस, हम वो यूज करते हैं। हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना जो पहले एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हैं, जब मैं उसको बोलूंगा कि सर आपको ये वाली नीडल्स बाय करनी, सर इससे रिजल्ट नहीं आएगा, ये डीप मसल में जाएगी नहीं। डीप मसल में जाके क्या करना है? हमने शुरू में एक बात करी कि जो हमारा इंजेक्टेबल है वो ब्लड में जाएगा, तो स्किन के नीचे तो ब्लड ही है ना। अब यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, ब्लड ही है।
राइट। तो जरूरी हमें ग्लूट्स में जाके इतनी बड़ी सुई लगानी है, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो माइक्रो डोजिंग का सबसे बड़ा कंसेप्ट का फायदा ये है, एक फ्रीक्वेंट पिनिंग होती है, डेली लगती है माइक्रो डोजिंग, या डेली या एवरी अदर डे, दो चीजें होती हैं। उसको सबसे पहली बात है कि कोई स्वेलिंग नहीं आती, क्योंकि जब इंजेक्शन लगता है, जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लगते हैं तो स्वेलिंग आएगी। माइक्रो डोजिंग में स्वेलिंग नहीं आती, आपके ब्लड लेवल स्टेबल रहते हैं, आपको पूरा दिन कोई इशू नहीं रहता कि हाँ बैठा नहीं जा रहा, मैंने ग्लूट्स पे इंजेक्शन लिया है, मेरे से वर्कआउट नहीं हो रहा, लेग पे लगा लिया, ये सब चीजें ऑमिट हो जाती है। क्या माइक्रोडोजिंग एक्सपेंसिव है? माइक्रो डोजिंग सर आप ये लगा लो कि माइक्रो डोजिंग फाइनेंशियली इतना सपोर्ट कर देती है एथलीट को कि उसका 6-7 महीने का खर्चा बच जाता है एनाबॉलिक्स का। तो सर सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसी ऐसी वीडियोज आती हैं हमारे आगे एनाबॉलिक्स के लिए, पीडीज के लिए, तो अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो सब डिफरेंट है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, उनको कंपनी स्पॉन्सर देती है। अगर वो ये बात बोल दे कि मैं एनाबॉलिक्स पे हूँ, कोई भी नाम नहीं लेंगे हम किसी का भी, कोई भी बोल दे, तो कंपनी अपनी स्पॉन्सर हटा लेगी। कंपनी ने अपना गेनर बेचना है, कंपनी ने अपना प्रोटीन बेचना है, या शिलाजीत ही बेचनी है। तो कंपनी क्या बोल रही है कि मेरे इस प्रोडक्ट को तू यूज कर रहा है, और अगर तू ये प्रोडक्ट की करेगा तो मुझे इतने पैसे। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स, मेरे पास इस टाइम पे 16 एथलीट्स ऐसे हैं जिन्हें हमने स्पॉन्सर कर रखा है। हमें भी पता है कि क्या किया जाता है। कोई भी एथलीट इस बात को इसीलिए एग्री नहीं करता कि मैं एनाबॉलिक्स कर रहा हूं, क्योंकि उसकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाएगी। जो स्पॉन्सर्ड एथलीट नहीं है, अब उनकी वीडियोस देखो, वो ओपनली बोलेंगे कि एनाबॉलिक्स कर रहे हैं और ऐसी बॉडी एनाबॉलिक्स से शादी बनती है। जिनको स्पॉन्सर लेनी है, नहीं मिल रही है, या कोई कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, वो नहीं मानेंगे कभी। वो हमेशा उल्टा बोलेंगे एनाबॉलिक्स लेने नहीं चाहिए, ये बॉडी आप देख रहे हो, ये मेरी स्टीरॉइड से नहीं बनी, शिलाजीत से बनी है, या मैंने अश्वगंधा खा के बनाई। प्रैक्टिकली वो चीजें नहीं। तो सर जैसे वो स्पॉन्सरशिप से अगर कुछ भी बोल रहा है, तो क्या बाकी एथलीट्स पे इफेक्ट कर रहा होगा? सर अगर आप एथलीट्स को बैक स्टेज देखो, गालियां दे रहे होते हैं, सबको पता है। अगर सामने कोई स्टेज खेल के आया है, वो एथलीट एनाबॉलिक्स पे ही है। कोई बंदा ये बोल रहा है मैं एनाबॉलिक्स नहीं लिया, मैं एथलीट हूँ, मैं कहता हूँ 65-70 तक को मैं रिप्ड है, वो हम मान लेते हैं कि वो उसने एनाबॉलिक्स नहीं लिए होंगे, वो ईजी है, वो हो जाता है 65 तक। उसके ऊपर आप 70 क्रॉस कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि मैंने एनाबॉलिक्स नहीं लिया, मैं स्टेज खेल के आया हूँ, मतलब ही नहीं है। टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट भी कराने की जरूरत नहीं। आपका एक कट होता है शोल्डर से, ये जो आर्म अलग होती है, ये तभी विजिबल उस लेवल पे होता है जब आप एनाबॉलिक्स पे हो। नहीं तो आप जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, ये विजिबल नहीं आएगा टिल द टाइम आप पोज नहीं कर दो। सर नॉर्मली साइकिल ऑफ होने के बाद आपने बोला कि बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, मसल्स कट होने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद सेल्फ स्टीम पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं? सर ये भी उनके होते हैं ना जिनको नॉलेज नहीं है। अब आप देखो बाहर एथलीट्स देखो, सीबम आज की डेट में नहीं कम्पीट कर रहा, ठीक है, या कोई एथलीट नहीं, जे कटलर नहीं कम्पीट कर रहा, वो तो अच्छा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उसे पता है करना क्या है। हमारे एथलीट्स को पता नहीं है क्या करना। हमारे एथलीट्स ने अगर एनाबॉलिक्स बंद किए तो प्रॉपर बंद कर दिए। चलाने हैं तो पागलों की तरह चलाने हैं, ये भी चला लूंगा, ये भी चला लूंगा, तो सेल्फ स्टीम रह ही कहाँ जाती है। हम अपनी गलती कर रहे हैं ना, हमारी खुद की गलती है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने ये डाइट फॉलो करनी है और आप उसको नहीं फॉलो कर रहे, वो आपकी गलती है। एनाबॉलिक्स यूज करने से सिर्फ 5% रिजल्ट आएगा, वो आपकी रिकवरी को बूस्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। लेकिन क्लाइंट्स इस चीज को नहीं समझते, वो उस पर लगे रहते हैं। तो सर पोस्ट साइकिल जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक वे होता होगा, कोई स्पेसिफिक तरीका होता होगा उसको कैसे बंद करना है? सर सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम पोस्ट साइकिल थेरेपी की तरफ जाते हैं तो हमें शॉर्ट एस्टर्स यूज करने होते हैं। एस्टर्स का मतलब होता है जैसे टेस्टोस्टेरोन बेस हो गया, इसके 3 एस्टर्स होते हैं, एनेथ्रेट, साइपोनेट और प्रोपिनेट। नॉर्मली लोग एनेथ्रेट और साइपोनेट को गेनिंग में यूज करते हैं और प्रोपिनेट को लीनिंग में। जैसे मैंने हाफ लाइफ की बात करी, प्रोपिनेट की हाफ लाइफ 2 दिनों की होती है, ज्यादा से ज्यादा 3 की। तो जब हम शॉर्ट एस्टर यूज करते हैं तो उसके बाद जब उसको बंद करते हैं तो एक पर्टिकुलर गैप पीरियड होता है जिसके अंदर हमें कोई एनाबॉलिक्स नहीं चलाने होते, उसके बाद हम उसकी पीसीटी करते हैं। तो वो जो गैप पीरियड है, तब हमें सबसे पहले अपने लैब टेस्ट करवाने होते हैं कि अगर तो किसी ने फर्टिलिटी प्रोटोकॉल करना है। फर्टिलिटी यहाँ पे भी लोगों का मिथ है, फर्टिलिटी प्रोटोकॉल अलग है, पीसीटी अलग है। आपने अपने बॉडी के किसी भी हार्मोन को नॉर्मल करना है ना, चाहे वो सेक्सुअल हार्मोन है या नहीं है, चाहे एलएफटी केएफटी, वो पीसीटी है। अगर आपने कंसीव करवाना है, फर्टिलिटी की तरफ जाना है, एलएच, एफएसएच, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन को सेट करना है, फिर वो फर्टिलिटी प्रोटोकॉल। तो टेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट आया, वो कह रहा है मुझे अब सामान बन करके पीसीटी करनी, तो मेरा पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट साइकिल कब प्लान कर। अगर आपका नेक्स्ट साइकिल 1 महीने बाद का है तो पीसीटी नहीं होगी। पीसीटी कम से कम 6 महीने, तो मैं मिनिमम कहता हूं कि 6 महीने लगेंगे, ऊपर लग सकते हैं, नीचे नहीं लगेंगे। 90 डेज में इंसान प्रॉपर हो जाता है अगर उसने उस तरीके से सॉल्ट्स यूज किए हो। अगर वो अननेसेसरी सॉल्ट्स यूज कर रहा है, बिना बात की चीजें डालते जा रहा है बॉडी के अंदर, तो 2-2, 3-3 साल तक भी पीसीटी कर लो, रिकवर नहीं होगा। सर पीसीटी की नॉलेज कितनी जरूरी है? सर सबसे ज्यादा जरूरी पीसीटी की नॉलेज है। आपको
साइकिल प्लान करने से पहले पीसीटी प्लान करनी जरूरी है कि इतना बजट आपको साइड में रखना पड़ेगा कि मैं पीसीटी में ये सामान चला पाऊंगा। तो जब भी कोई साइकिल स्टार्ट करता है उसको पीसीटी की नॉलेज नहीं है, नहीं होती। तो लेटर ऑन उस पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जो पीसीटी चूज ही नहीं करते होंगे। हाँ करते, अब पुराने एथलीट्स नहीं पीसीटी करते, लेकिन वो गैप भी बहुत लेते हैं। पुराने एथलीट्स, अब यहाँ पे शायद इसको देख के कोई बोले कि पुराने एथलीट्स पीसीटी नहीं करते थे, पुराने एथलीट्स इस लेवल पे डोजेज भी नहीं करते थे जिस लेवल पे आप कर रहे हो। पुराने एथलीट्स को ट्रेन इन चीजों का तो पता ही नहीं था, मेस्ट्रॉन ट्रेन प्राइमोबलोन इनका पता ही नहीं था, दो सॉल्ट यूज करते थे, डेका और टेस्टा। अगर वो इस तरह करते थे, अगर 6 महीने उन्होंने सॉल्ट किया, 6 महीने उन्होंने गैप भी लिया, उनको पीसीटी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो जैसे पीसीटी जिन लोगों को नहीं मालूम है वो कोई भी साइकिल ले रहे हैं, तो क्या आप सबसे पहले पीसीटी के बारे में उनको बताते हैं? सर अगर मेरे पास क्लाइंट ने एनरोल किया कोर्स के अंदर, हम्म। तो मतलब कोर्स इन द सेंस हमारा कोर्स अलग पैकेज के अंदर एनरोल किया है, तो हम उसके अंदर ये मेंशन करते हैं कि अगर आपको 3 महीने बाद पीसीटी करनी है तो हम करवा देंगे, उसके एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन आज तक 2018 से मेरे पास जिसने भी एनरोल किया है, 3 महीने के बाद वो अपना पैकेज रिन्यू किया है उसने कभी भी पीसीटी की तरफ नहीं गया, क्योंकि नॉर्मली आपको अगर कंपीट करना है तो 1 साल तो बॉडी को देना पड़ता है। तो उसके बाद हम पीसीटी की बात करते हैं कि पीसीटी उसके बाद चलेगी एंड ऑन। तो सर नॉर्मली जो ब्लड वर्क होता है वो कौन कौन से स्टेजेस में होता है? प्री में होता है, सर सबसे पहले पोस्ट? अगर तो क्लाइंट चाहे आपके पास नया है, बिल्कुल ही फ्रेशर है, चाहे आपके पास किसी के थ्रू आया, तो सबसे पहले बेस लाइन टेस्ट जरूर करवाओ, जो कि सबसे पहले करवाने, ताकि कल जब आपने उस क्लाइंट का सामान बंद करना है, एनाबॉलिक्स बंद करवाने, पीसीटी करवानी है, आपके पास एक लेवल तो होना चाहिए। मान लो उसके एंड में जाके लेवल्स नॉर्मल ही नहीं हुए, तो वो तो अभी को बोलेगा सर मैं आपके पास था। आपके पास एक बेस लाइन होनी चाहिए कि भाई देखो आपके पहले नॉर्मल नहीं थे, तो अगर अभी भी नॉर्मल नहीं हो, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, कि वो आप पहले ही ऐसे बाई बर्थ भी तो लोग होते हैं ना जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो वाली चीज अलग हो जाती है। अब कोई क्लाइंट उसके बाद आप सेकंड करवाते हो जब आपका साइकिल चल रहा है और मिड साइकिल आ गया, उसके बाद करवाते हो आफ्टर साइकिल, और चौथा कराते हो आफ्टर पीसीटी। कौन से ब्लड मार्कर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं साइकिल में? ड्यूरिंग साइकिल में सर एलएफटी, केएफटी, टोटल टेस्टोस्टेरोन, और इसके बाद लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, एंड देन सीबीसी भी करवा लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि अगर बंदा ज़्यादा लंबे समय, अगर 1 साल से ज़्यादा हो रहा है किसी को साइकिल पे, तो सीआरपी करवाया जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेशन के लिए। यही मेन होता है। बाकी किसी को अगर कोई भी प्लेट्यू आ गया, फैट लॉस नहीं हो पा रही या गेन नहीं हो पा रहा, फिर हम उसका थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, कहीं हाइपो या हाइपर थायराइड तो नहीं हो गया। किसी भी साइकिल के बाद नेचुरल टेस्टोस्टेरोन्स कितनी जल्दी वापस आ जाते हैं? सर ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसने पहले यूज़ किया है कितना लेवल तक यूज़ किया है। अब जैसे आपने ये बात करी थी कि ना ड्यूरिंग साइकिल में हम लोग एचसीजी यूज़ करते हैं, वो साइकिल कोई भी एचसीजी यूज़ होगा, जो एथलीट एचसीजी नहीं यूज़ कर रहा है, एनाबॉलिक यूजर है, उसको टेस्टोस्टेरोन के रिप्लेस मतलब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन रिवाइव होने में बहुत समय लग जाता है। जो कर रहा है उसके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कभी बंद नहीं होते, वो बनते रहते हैं थोड़े थोड़े। इंडिया में स्टीरॉइड्स का क्या स्टेटस है लीगली? लीगली आप यूज़ कर सकते हो, प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है, मिल जाती है, लेकिन सेल नहीं कर सकते, और अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस। तो अगर सेल नहीं कर सकते तो मिलेगा बाय? अंडरग्राउंड लैब्स में सर सब कुछ मिलता है, हर एक के पास वेंडर होते हैं, सबको पता होता है। इन द सेंस कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सामान पड़ा है, आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, दे कैन स्टॉप यू, दे कैन चेक इट, लेकिन उसके लिए आपको वो पकड़ नहीं सकते, ये मतलब। तो बेसिकली आप अगर अपने पास रख रहे हो तो वो ओपन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास 10 वाइल एक ही तरह की पड़ी हुई है, तो वो फिर सेलिंग सिस्टम आ जाता है ना वो। राइट। सर इनहैंसमेंट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो क्या सिर्फ एथलीट्स को लेने चाहिए या प्रोफेशनल को लेने चाहिए या किसी भी नॉर्मल बंदे को? सर अगर गोल कोई भी है, जैसे मॉडलिंग गोल है, अच्छा दिखना गोल है, लेकिन कुछ गोल ऐसा होना चाहिए कि उससे कोई फायदा हो, किसी ने अपना ब्रांड प्रमोट करना है, किसी का कपड़े का ब्रांड है, कोई भी चीज है, एंड यू वांट टू लुक गुड, तो एनहांसमेंट्स आप ले सकते हो, लेकिन उसकी डोजेज का फर्क पड़ेगा ना, वो सेम डोजेज नहीं रहेगी जो बॉडी बिल्डिंग में, उसका फर्क रहेगा। तो क्या ये यंगस्टर्स के लिए जो 18 से 21 साल के लिए हैं, क्या सर एज लिमिट कोई नहीं है, नहीं, क्या उनको यूज करना चाहिए? हाँ, बट प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस। तो अभी आपने बीच में एक बात बोली थी कि यंगस्टर्स को एक एग्रेशन एक ऐड कर देता है, तो उसके लिए? सर उसके लिए आपका कोच है ना, वो आपको समझाएगा कि हाउ कैन यू हैंडल दैट। अगर आपको कोई कोच या जिम ट्रेनर आपको सही नहीं गाइड कर रहा है तो उसको सबसे पहले क्या सही चेक करना चाहिए? सर आप एक बड़ा सिंपल सी बात होती है कि कोच किसी भी फील्ड में है, यानी कि जरूरी नहीं एनाबॉलिक्स है, चाहे ट्रेनिंग से रिलेटेड है, डाइट से है, आप अपने कोच से क्वेश्चंस पूछिए, गूगल पे जाएं, सर्च करें, जो आपको नहीं पता वो पूछो। आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चंस पूछो, नहीं पढ़ा वैसे क्वेश्चंस पूछो, जाके घर चेक करो, फिर अगले दिन और क्वेश्चंस लेके आओ, अगले दिन और क्वेश्चंस लेके। अगर आप 10 क्वेश्चन पूछ रहे हो, बीच में से 8 के आंसर भी सही दे रहे हैं ना, आपके कोच को नॉलेज, ठीक है। अगर उसका एक ही आंसर सही हो रहा है तो कोच बदल लेना चाहिए, ज्यादा बेटर। तो अभी आपने बोला गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करो, उसमें से क्वेश्चन निकालो,
तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है सर आपकी इंडस्ट्री पे? सर मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है। देखो हम बुक्स भी तो पढ़ते हैं। हम्म, 2018 से मैंने शुरू किया, 20 में कोविड आया, 20 से लेके आज 25 चल रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा ना हो। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हमारी नॉलेज कैसे एनहांस होगी? मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, उसे पता ही कुछ नहीं है। अगर उसे पता होगा तो मुझे भी तो पढ़ाने में या समझाने में अच्छा लगेगा ना कि वो क्वेश्चंस पुट कर रहा है। सही कोच तो वही है कि जो अपने क्लाइंट, अगर मुझे अच्छा क्लाइंट चाहिए, अगर क्लाइंट को अच्छा कोच चाहिए, मुझे भी तो अच्छा क्लाइंट चाहिए। वो सर तो तभी होगा ना कि अगर वो मुझसे क्वेश्चन पुट करेगा। मैंने बता दिया कि भाई तूने 150 ग्राम चावल खाने हैं या तूने 1 ml ये लगाना है, तो उसका क्वेश्चन तो होना चाहिए ना कि सर अगर मैं 200 खा लूंगा या 1 ml से कम लगाऊंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, और आई शुड बी लायबल टू आंसर दैट। राइट। तो जैसे कि आप चैट जीपीटी जैसे एआई जो है, अगर उनके ऊपर किसी की चीज के बारे में सर्च करते हैं तो वो सब कुछ निकाल बता देता है, तो वो साइकिल भी बताता होगा। सर बताता है, लेकिन चैट जीपीटी या कुछ भी है उस पर भी तो किसी की नॉलेज ही है। हम्म, उसने भी तो अपने सर्वर्स ऐड किए हुए हैं किसी ना किसी के साथ। अब दो चीजें हैं, एक इंसान सिर्फ पढ़ के आया है, बुक्स पढ़ के आके बैठ गया, बहुत सारे हमारी लाइन में भी है, उसने खुद पे कभी कुछ नहीं लगाया। उसे नहीं पता बोल्डिनॉल लगाएगा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, फील क्या आता है। हम कोई भी एनाबॉलिक्स लगाते हैं ना, उसका फील आता है बॉडी के अंदर। जैसे आपने ट्रेन लगाया, अगर आपका ट्रेन जेन्युइन है तो खांसी आएगी, और ऐसी खांसी आती है कि मतलब एक बार तो लगता है चले गए। ठीक है, अगर ट्रेन जेन्युइन आपको मिल गया है, ठीक है, तो उसको ट्रेन कफ बोलते हैं, वो हमारी लाइन में है, वो एक अलग कंसेप्ट है ट्रेन कफ के ऊपर। अब जिसने लगाया नहीं वो सिर्फ पढ़ रहा है कि बुक के अंदर वो सबको ऑनलाइन बता रहा है कि ट्रेन लगाने से खांसी आती है। भाई सबको नहीं आती, जेन्युइन वालों को भी नहीं आती। अगर आ रही है तो कैसे कंट्रोल करो? वो किसी बुक में नहीं लिखा। सिंपल लैंग्वेज में बोले, लेमन में हमें ये पढ़ाया जाता है कि घर में 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब वहां पे 250 आ रही है या 500 आ रही है, वो तो हमें पता है हमें फ्रिज बंद करना है। वो तो जिसने उसको ग्राउंड लेवल पे काम कर लिया वो अलग चीज है। अगर हम सिर्फ बुकिश लेवल पे कहेंगे तो आप बुकिश लेवल के कोच ही रह जाओगे। राइट। तो जैसे कि अभी बहुत सारे चैट जीपीटी आंसर देता है, चैट जीपीटी क्वेश्चन रेज करता है, वो कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री में क्वेश्चन अगर कोई किसी को समझाने में हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि वो किसी कहीं ना कहीं हार्म भी कर रहा होगा। कर रहा होगा सर। तो वो हार्म क्या कर रहा है सर सर अगर आप चैट जीपीटी को ध्यान से जब उससे बात करते हो ना, तो वो आपको आपके हिसाब से चीज बताता है। यानी कि अगर आपने उससे पहले कोई क्वेश्चन पुट कर लिया, फॉर एग्जांपल कि माइक्रोडोजिंग क्या है, जैसे माइक्रोडोजिंग की बात करें वो आपको बता देगा माइक्रोडोजिंग क्या है। उसके बाद आप उससे साइकिल पूछोगे, वो आपको माइक्रोडोजिंग का साइकिल देगा। फिर आप वहां पे बोलोगे कि नहीं मुझे ये वाला साइकिल नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। चैट जीपीटी आपके अकॉर्डिंग बनता है। एआई ठीक है कि एआई इज द फ्यूचर, लेकिन वो अभी फिलहाल जो कर रहा है ना, वो आपके अकॉर्डिंग कर रहा है। और जितने भी आप लोगों की बात कर रहे हो ना, ये लिमिटेड रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू बाय द पेड वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। वो कॉस्टली है, ठीक है ना, तो वो नहीं बाय करते। बहुत रेयर होते हैं जिन्होंने एक्चुअली कुछ करना है। और मैं नहीं मानता, बहुत से लोग लाइव आके बोलते हैं कि इसने चैट जीपीटी, मतलब किसी ने भी चैट जीपीटी से देखा। आजकल बहुत लोग कर रहे हैं कि ये बंदा तो चैट जीपीटी से बता रहा है, इसने ये किया है वो किया है। कुछ बता ही रहा है ना, कुछ आपको गलत तो नहीं गाइड कर रहा है। यहाँ पे तो ऐसे लोग भी हैं जो यूट्यूब पे इंजेक्शन लगाना सिखा रहा है कि इंजेक्शन कैसे लगाता। एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग, इज ट्राइंग टू टीच यू। तो मेरे हिसाब से वो चीज गलत नहीं है। हम बुक्स भी तो पढ़ते हैं, हम 10th तक 11th तक 12th तक। क्या यूट्यूब पे इंजेक्शन लगाना सिखाना सही है? सर यूट्यूब का एल्गोरिथम पता नहीं कैसा है, बंद क्यों नहीं करता ऐसी चीजों को। पहली बात तो आप अपना साइकिल भी नहीं डिस्कस कर सकते। बिजनेस के कुछ एथिक्स हैं, ठीक है। अगर आप एथिकली बिजनेस करोगे, आप किसी को नहीं बताओगे। आप अपनी किसी से पर्सनल लाइफ थोड़ी शेयर करते हो। आप किसी से ये थोड़ी शेयर करते हो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ क्या है, कोई भी नहीं करता। देन व्हाई द हेल आर यू शेयरिंग ऑल दीस थिंग्स? वो आपका पर्सनल ऑरा है। अगर मैं एनाबॉलिक्स यूज कर रहा हूँ या मेरा कोई क्लाइंट एनाबॉलिक्स यूज कर रहा है, वो मेरी या मेरे क्लाइंट की अपनी मर्जी है। तो उसको ओपनली आगे बताना कि मैंने ये इतने एमएल लगाया, ये इतने एमएल लगाया, एथिकली दैट इज रॉन्ग। ये ना क्लिक बेट्स के लिए अच्छा है। यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दूं कि रेट माई साइकिल, या ये मेरा साइकिल है देखो, उसके अंदर चाहे मैं साइकिल बताऊं ना, वो क्लिक बेट्स के लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो मेंटली बहुत इफेक्ट कर रहा होगा किसी न किसी को। बिल्कुल। देखो लोग कर लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं। अभी एक हमारे चीज यूज होती है, एआई बोलते हैं उसको भी, अरोमेटिस इनहिबिटर्स। वो तब यूज होती है जब, जैसे हमने गायनों की बात करी थी, गायनों के टाइम पे लोग करते हैं। अब अगर लोग उसको शुरू में लगा लेते हैं, अब चैट जीपीटी है, वो बताएगा कि उसने आपको गलत थोड़ी गाइड करना है। वो तो आपको बता रहा है कि आप चैट जीपीटी के अंदर, वो ये बता रहा है कि आप अपने साइकिल के अंदर एआई शुरू कर लो। उसने स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल से एआई शुरू कर दिया या क्लोमिड शुरू कर दी, एस्ट्रोजन ब्लॉकर। अब कोई इंसान डेका लगा रहा है और उसने क्लोमिड शुरू कर ली, उसको रात को नाइट स्वेट्स में उसको वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो एक लड़की को पीरियड्स के 3-4 दिनों में आती है। और वो टिल द टाइम वो क्लोमिड चला रहा है, टिल द टाइम वो अपना डेका चला रहा है, वो प्रॉब्लम्स उसको रहेंगी। अब ये बात उसको चैट जीपीटी थोड़ी बताएगा। अब हम कहते हैं, इंग्लिश की सेइंग है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं अपने कोर्स में हमेशा बनाता हूँ, प्रिवेंटिव मेजर्स को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं शुरू करना। आपने एआई को फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल कर लिया, आपको पता ही नहीं कि वो क्या करेगा, कितना नुकसान करेगा बॉडी के अंदर।
राइट। मेडिसिन तो नुकसान ही कर रही है ना बॉडी के अंदर, वो तो करेगी। शुरू में ही आपका कोई एक हार्मोन सप्रेस हो गया, अब लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग साइकिल मेरे बाल झड़ने लग गए, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई, ये आ गया वो आ गया, अब मेरे को दिखना कम हो गया, लोगों को विजन प्रॉब्लम भी आती है साइकिल में। तो आपने साथ में एआई शुरू कर रखा है आपके जॉइंट्स में। एक क्लाइंट मेरे पास आया, लड़का है 22 साल का, साइकिल शुरू किया है, उसके कोच ने उसको लेट्रोजोल शुरू करा दी। लेट्रोजोल भी एआई ही है, उसके प्रोलैक्ट एक्चुअली फीमेल्स को यूज करी जाती है, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, तब लेट्रोजोल दी जाती है। अब उसको कोई प्रॉब्लम थी नहीं, उसको प्रॉब्लम शुरू होगी, उसके जॉइंट्स पेन शुरू हो गए, और इतने हो गए कि ही वाज नॉट एबल टू लिफ्ट द डंबल। वो मेरे पास आया था क्योंकि हमारे पास थेरेपेटिक क्लाइंट्स बहुत आते हैं, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा अपना साइकिल लिख के भेजो, उसने लिख के भेजा लेट्रोजोल, मैंने कहा लेट्रोजोल बंद कर, ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली ह्यूमन टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन टच तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई, हर एक कोच है, जिम में चल जाओ सारे कोच ही हैं। तो जैसा आपने बताया कि इंडिया में इसको सेलिंग को रिस्ट्रिक्शन है जी तो उसके बावजूद भी अंडर द टेबल मार्केट में आपको हर चीज मिल रही है, जी तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? सर, गवर्नमेंट किस किस चीज पे एक्शन ले रही है ये भी देखो ना। अब अंडर द टेबल सबसे पहली बात है, कोई कहीं से बाय कर रहा है ना, उस सबसे पहले जो लड़का किसी कोच के पास जाता है, उसका पहला प्रायोरिटी उसका कोच ही है। ये कोचेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास कोई लड़का आ रहा है, उसका कोई गोल नहीं है, तो मैं उसको सीधी बात बोलूंगा, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड यू इन आवर टीम, हम नहीं आपको एनरोल कर रहे। मैंने भी ये बात कहीं से सीखी जी, मैं जिसको मानता हूँ काफी अच्छा, जिसने एक तरफ पुश किया था मुझे इस फील्ड में, उसने मुझे एक ही बात बोली थी कि आई हैव रिमूव्ड ऑल द हॉट हेड्स फ्रॉम माई टीम। जिसको जल्दी है करने की कुछ, जिसने मेरे हिसाब से माइक्रोडोजिंग नहीं करनी है, किसी का कोई गोल नहीं है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद ऑल दिस थिंग। क्योंकि पहले मैं भी किसी को भी एनरोल कर लेता था, नए नए थे, अब जब मैं एनरोल ही नहीं करता, लगता है कि यार शायद 15-20 हज़ार इससे मिल जाएगा, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। वो 15-20 हज़ार वहां पे नहीं रुकेगा, उसका कोई गोल ही नहीं है, वो ही विल एंड अप फकिंग हिज ऑल द ऑर्गन्स। बच्चा है, आप 1 ml बोलोगे, उसको 1 ml में रिजल्ट आ जाएगा, वो 2 लगाने की कोशिश करेगा, वो आपसे बात भी नहीं करेगा। कोच के पास वो आया है, कोच की ड्यूटी बनती है उसे बताना कि भाई ये तेरे लिए नहीं है चीज। गवर्नमेंट तो बहुत बात की बात है, पहले कोच फिर पेरेंट्स। 99% लोग जो टीनेजर्स में है, वो ये चीजें अपने घर वालों से छुपा के रखते हैं। अब तो चलो जो जनरेशन जैसे हमारे बच्चे होंगे, हमें पता है कि फेस लुकिंग लाइक दिस, इसने कुछ किया है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स है, वो उनसे तो हमें चीजें छुपा के रखनी है, उनके लिए तो इंजेक्शन है, सिंपल लैंग्वेज में तो वो इंजेक्शन है। तो जब वो लोग बच्चे उनको छुपा के रखते हैं, तो जी वहां पे कोच भी क्या कर लेगा, गवर्नमेंट क्या करना। अगर मेरे पास कोई आया है ना, उसने सोच के आया कि मैंने एनाबॉलिक्स करने हैं, मैं उसे जितना मर्जी बोल दूं उसने करने हैं, वो मेरे पास नहीं करेगा, वो किसी और के पास कर लेगा। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि नहीं करने हैं, तो मैं उसको जितना मर्जी बोल दूं वो नहीं करेगा। अगर एनाबॉलिक्स हम यहाँ पे मिलना बेचना ही एक Illegal। इलीगल है, तो इसकी हमें प्रमोशन या इसकी हमें बातें करना क्यों जरूरी है? सर, इसकी बातें करना इसलिए जरूरी है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। अगर आप, अब सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, आप सिगरेट लो किसी अच्छी कंपनी, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है नॉट फॉर ह्यूमन यूज, उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन लोग लेते हैं और वो करेंगे। अगर हम उन्हें ये बता दें कि भाई इसको तूने यूज करना है, तेरी तेरी इच्छा यूज करने की कर, इसके साथ तू ये मेडिसिन यूज कर, यू विल स्टे हेल्दी। जिसका दिमाग सही होगा वो कर लेगा, जिसका नहीं होगा, जिसने नहीं नहीं कुछ नहीं होता, पंजाबी होगा, कोई ना देख लाएंगे, कोई ना अगर देख लेंगे, फिर बाद में देखने वाला ही रह जाता है, सिस्टम खत्म हो जाता है। तो सर एक हमने अभी सुना एक चीज और, सिंगल सॉल्ट साइकिल, वो क्या होता है? सर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू यूज। जैसे कोई बच्चा नया है, अब जैसे अपने अभी बात करी थी चैट जीपीटी एंड ऑल की, अगर कोई उस पर सर्च करेगा, वो 3-4 सॉल्ट बता देगा चैट जीपीटी, या गूगल भी बता देता है, ठीक है। चैट जीपीटी तो चलो अब आया, कुछ समय पहले तो लोग गूगल ही सर्च कर रहे थे, राइट। तो वो 3-4 सॉल्ट बता देता है। अब एक नया बच्चा है, उसे इतने सॉल्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे किसी ने अच्छा लगना है तो छोड़ो, किसी ने बॉडी बिल्डिंग भी करनी है ना, सिंगल सॉल्ट से आप यूज कर सकते हो। सिंगल सॉल्ट जो यूज करने वाला होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो बेस है, वो बेस रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बनता है, तो वो बायो आइडेंटिकल है, बॉडी उसको इंटरनल की तरह ही लेती है, चाहे आप बाहर से दे रहे हो। वैसे भी जो हम बाहर से देते हैं ना, वो हमारी टेस्टिस तक नहीं पहुंचता, वो ब्लड के अंदर ही रह जाता है। ओके। तो वो बायो आइडेंटिकल होता है, इस वजह से हम बोलते हैं कि अगर आपने शुरू ही करना है तो आप उससे। तो वो सिंगल सॉल्ट जो साइकिल है वो कितना इफेक्टिव है then? सर, बहुत इफेक्टिव है। अगर कोई जैसे हमने पहले पीसीटी वगैरह की बात करी, अगर कोई एथलीट है, वो अब एनाबॉलिक्स बंद करना चाहते हैं, जो पुराने एथलीट्स होते हैं वो एनाबॉलिक्स पूरी तरह बंद नहीं करते, मतलब कंपीट नहीं करना, बच्चों के सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन हमें अच्छा दिखना है, तो वो सिंगल सॉल्ट साइकिल पे ही रहते हैं, वो टेस्टा ही चलाते रहते हैं, टेस्टा नहीं बंद करते। और इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती, आप जब तक मर्जी साइकिल चला सकते हो। ऐसा नहीं होता कि लोग 3 महीने चला के 1 महीना बंद कर देते, 2-3 महीने। अगर आपका गोल है, आप 2-3 साल लगातार चला सकते हो, बस अपने लैब टेस्ट करवाते रहो टाइम टू टाइम। तो सर अभी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, कोई भी जो
एनाबॉलिक साइकिल्स को लेना चाहता है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पढ़ो, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछो। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अपने कोच से, आपके कोच ने आपको क्वेश्चन पूछने से मना कर रखा है, तो अपना कोच बदलो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, अपने ऊपर डाल लोगे तो दिक्कतें आएगी। तो ये हमारा उनके लिए हैं जो साइकिल लेना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन, जो कोचिंग दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, हाँ। उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो कोचिंग ले रहे हैं, दे रहे हैं उनके लिए भी ये पढ़ो। देखो, गुरुजी कल्चर को फॉलो करेंगे कि मेरे गुरु ने मुझे ये बोल दिया तो मैं आगे यही करा रहा हूँ। आपके गुरु ने जो बोला था वो उनके हिसाब से सही था। अब चीजें बदल चुकी हैं। आप जो अपने क्लाइंट को बोल रहे हो उसको कल को कोई प्रॉब्लम आएगी, वो आप ही को अप्रोच करेगा। उस टाइम पे आप अपने गुरु को अप्रोच नहीं करोगे। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू द कोर्सेज, यू हैव टू लिसन टू द प्रॉब्लम। सबसे पहली बात है उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो क्या है। ये मत बोलो कि मुझे नहीं हुआ था तो तुझे नहीं होगा। मैंने कई कोचेस ऐसे देखे कहते यार मेरे ना तो इतना हुई नहीं, तेरे ना क्यों हुई? वो आप वहां पे गलत हो। योर कोचेस शुड नो व्हाट यू शुड। राइट। तो ये थे सर हमारे साथ वरुण जी, जिन्होंने अपने सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी, उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा वरुण जी। और अगर आप हमारे साथ जहाँ तक जुड़े हैं और आपको हमारे इस एपिसोड में इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया लगी है, हमारे इस एपिसोड को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आपको अगला माइंड हमारे साथ जल्दी मिल जाए। मैं था वरुण, धन्यवाद, जय हिंद।